रेणु पहले जैसे अपन ने पहले बात की लाइव बात आपकी हमारी शिक्षा विभाग में इनोवेशन करने का एक तरीका, आपसे बतियाने का तरीका। एक शेर है आशीष अवस्थी का, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, उसे पढ़ते हुए शुरुआत कर रहा हूं। और वो कहते हैं कि वो अहद ए तालीम की बात करता रहा, वो अहद ए तालीम की बात करता रहा, दीवाना बेखबर अंधेरे को रात करता रहा। जब तक हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे शायद अंधेरे को ही रात करते रहेंगे। पर हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास में आशीर्वाद की कमी नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो फिर बिल्कुल नहीं, हम लोग है उजाला ला के दिखाएंगे। मेरा विश्वास है कि बदलेगा तालीम का तरीका भी, विश्वास है कि बदलेगा तालीम का तरीका भी, बदलाव की बातों का असर आएगा जरूर। और यही बातें हम लोग करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। बातें हैं वो अपना असर दिखाएगी, समय के साथ बदलाव लाएगी, बातें अपनी करामात दिखाएगी, और बातें जो काम की है वो काम कर जाएगी। इन्हीं काम की बातों को सहेजने के लिए, काम की बातों की सुरभि सुरभि को पूरे राजस्थान में बिखेरने के लिए, सुनने के लिए और उद्देश्य पर परक रूप से आपको सुनाने के लिए हम लेकर के आए हैं हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है बात आपकी हमारी। आज के कार्यक्रम में गुफ्तगू का जो यानी कि बातों का जो मौजू है वो है राजस्थान के शिक्षक सितारे और स्कूल मैनेजमेंट। मित्रों, इन दोनों पे आने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा RKSMB के असेसमेंट की, जो अभी 30 तारीख से शुरू हुआ है और अभी भी 3 तारीख तक चल रहा है। असेसमेंट है वो लर्निंग के जानने के लिए होता है। असेसमेंट के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य होते हैं, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और टू लर्निंग। हमारा ये असेसमेंट है वो केवल बच्चों को आगे और क्या सीखना है इसके लिए है। ऐसे में आप शिक्षकों की ये दायित्व बनता है, ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप उन बच्चों के सही असेसमेंट को जान पाए, तभी तो आप आगे आने वाले कितनी गतिविधियां नहीं करा पाओगे। और इसी में जब केवल इस असेसमेंट में अगर आप लोग चीटिंग करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि किसी तरह से है वो बच्चा है उस प्रश्नों का उत्तर हल कर दे, तो फिर ये समझिए कि हम लोग उद्देश्य से कहीं भटक जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है इस बारे में कि आप इसके उद्देश्य के साथ चलें। हमारी जो मंजिल है वो विद्यार्थी को उसके कक्षा स्तर तक लेके आना है, जो कि उसका लर्निंग स्तर है और कक्षा स्तर है, दोनों बराबर हो। और ऐसे में आपकी छोटी सी ये कारगुजारी, ये समझे कि लापरवाही, वो अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं भटका देगी। प्रत्युत्तर के जो डेटा हमें प्राप्त होंगे वो सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपका कौन सा बच्चा है उसमें अभी और भी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। तो इतनी सी मेरी आपसे एक गुजारिश है। और हमारे इस कार्यक्रम का आज का जो पहला जो मौजू है, पहला विषय है, वो है शिक्षक सितारे, राजस्थान के शिक्षक सितारे। हमारा एक शिक्षक है, वो कक्षा में जब काम कर रहा होता है, क्लासरूम इंटरेक्शन कर रहा होता है, तो एक सितारे की तरह होता है। परंतु उसके द्वारा किया गया अच्छा काम, उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, गतिविधि कराई, उससे लाभान्वित होने वाले बच्चे उसकी क्लास के 30 40 20 बच्चे होंगे। लेकिन अगर इसी बात को उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी क्लिपिंग बना ली, हम लोग को कोई भी अच्छा सा समारोह होता है, पार्टीज होती है, तो बहुत अच्छी तरह से क्लिप्स बनाते हैं ना, फोटो खींचते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे शिक्षक जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी क्लासरूम की गतिविधि की छोटे सा वीडियो बनाया 2 और 3 मिनट की, और उसको फिर अपलोड कर दिया, और उसका लाभ है वो सब जगह मिला। जयपुर के मानसरोवर स्कूल के एक टीचर का बनाया वीडियो अगर डूंगरपुर के किसी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के काम में आता है, उसे देख करके वो बच्चा है वो सीख सकता है। और बच्चा ही क्यों, अगर और दूसरे शिक्षक भी उससे है वो प्रभावित होते हैं, उससे सीखते हैं, अपने शिक्षण में सुधार लाते हैं, तो कितना है वो लाभ हो जाएगा हमारे उस शिक्षक के द्वारा
किए गए इस छोटे से प्रयास से। और इसी के लिए शुरू किया गया था ये कार्यक्रम, जिसका नाम था राजस्थान के शिक्षक सितारे। करना क्या है आपको, बड़ा साधारण सा मामला था। आपको शाला दर्पण पे एक लिंक दिया गया है, गूगल लिंक, बस वहां पे क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले आपको अपनी कक्षा की गतिविधि के लिए एक वीडियो बनाना है। वीडियो बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि वीडियो में है वो साउंड है जो उद्देश्य आपका है उसी को रिकॉर्ड करे, लाइट आपकी सामने से आए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके लिए हमने एक है गाइड का वीडियो बना करके और सभी ग्रुप्स में डाला है। आप उसे देख लें और उसके तहत बना लें अपना एक छोटा सा वीडियो, 2 मिनट का, 3 मिनट का, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट को, एक गतिविधि को पूर्णता के रूप में प्रदर्शित करता हो और अपलोड कर दें। फिर वो वीडियो हमारे पास जब आएगा तो हम उसे देखेंगे। और अच्छे वीडियो जिनमें से बहुत सारे शिक्षक सितारे, उनको लेकर के हम लोग यहाँ आए, और ऐसे शिक्षक सितारे जो होंगे उनके वीडियोज है वो हम लोग हमारे RKSMB के ऐप पे डालेंगे, विभागीय जो हमारा वेबसाइट है, विभागीय यूट्यूब चैनल है, उस पे देखेंगे। और ये न भी हो तो कम से कम आपको इतना संतुष्टि तो होगी कि आपसे 500 किलोमीटर दूर का कोई बच्चा है, उसे देख करके है वो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से सीख रहा होगा। और हमारा इसका आगे का और ये है कि हम लोग इसके लिए है वो एक इनोवेशन क्लब बना रहे हैं, जो हमने बन भी गए, उसके आप लोग मेंबर बनेंगे। और मैं ये भी कहूं कि हम हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे एजुकेशन में आप लोगों को मौका मिलेगा उनके साथ में बैठने का, बात करने का, और रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप लोग शिक्षक सितारे के रूप में अगर समझते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी चीज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जरूर वीडियो बनाएं। हमने वीडियोज बनाने का जो हमारा काम हुआ था, शुरुआत हुई थी तो थोड़ी सी धीमी थी। पिछली जब हमारी बात आपकी हमारी एपिसोड हुआ था तो सेक्रेटरी सर ने इसे प्रदर्शित किया था, लोगों को कहा था और ये कहा था कि आप इससे प्रेरित हो और करें, और देखें उसका असर क्या आया। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। जोधपुर में 340% है वो बढ़ोतरी हुई है। जो वीडियो पहले 79 डाले गए थे, अब उनकी संख्या 325 है। और सर, मैं ये कहना चाहूंगा बाकी सभी श्रोताओं को, नाम लेना चाहूंगा पर्टिकुलर उन CBO साहिबान का जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये कहीं जयपुर के, अजमेर के या बीकानेर के नहीं है, ये हैं जैसलमेर के सुदूर जगह, जो जो कि हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज है वो शिक्षक सितारे के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले जो है CBO साहिबान, जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद जी मीणा, CBO पोखरण। यहाँ 340% है वो अधिक वीडियो बना करके शिक्षकों ने अपलोड किए हैं शिक्षक सितारे के लिए। तो देखिए, पोखरण में जो किया हुआ काम है वो जयपुर के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। तो मैं बाकी लोगों से, इसके अलावा भी कुछ जगह बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसा कि बीकानेर में 110% है, भरतपुर में 206% है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा उन मंडलों के JD महोदय से कि वो अपने पूरे आसपास के टीचर्स जिनको वो जानते हैं उन्हें प्रेरित करें इस बात के लिए कि वो भी इस कार्यक्रम में भाग लें, अपने वीडियोज बनाएं, इससे कि अच्छा काम करने वाले की जो कला है या जो जिसने पढ़ाया उसका लाभ है वो बाकी लोगों को भी मिल सके। तो मैं अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर और पाली और सीकर, ये जो मंडल हैं, इनके लोगों से, इनके JD साहिबान से, और इसके अलावा संस्था प्रधान जो सब सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके शिक्षक, साथी शिक्षक कोई इतना अच्छा काम करता है तो आप उसे प्रेरित कीजिए, आप स्वयं उनके लिए फैसिलिटेट कीजिए कि वीडियो बना करके वो अपलोड करें, जिससे कि हम लोग है उनकी जो ये श्रेष्ठता है उसका लाभ है वो बाकी विद्यार्थियों तक भी पहुंचा पाए। हम लोग है ऐसे शिक्षकों के ने जिन्होंने शिक्षक सितारे में बहुत अच्छा काम किया है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में 2 ऐसे शिक्षकों के वीडियो हैं शिक्षक सितारे में जिन्होंने पेश किया, जिससे कि आप जान पाएंगे कि वो वीडियो है वो किस प्रकार से अच्छे हैं। रेणु जी यादव, इनका वीडियो है वो चलाया जाए, जो कि इन्होंने शिक्षक सितारे के रूप में प्रस्तुत किया है।
और बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निशु, आप सर्वनाम शब्दों पर कूदते हुए जाएंगे एंड तक। करिए स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, क्लैप। यस दीदी आ जाइए। चलिए आप जाएंगी संज्ञा शब्दों पर जाते हुए। आप रोक देना अगर वो गलत जा रही हो तो, ठीक है। सोच कर जाना दीदी, आउट हो गए तो फिर देख लो। यस यस, वेरी गुड। दीदी आपको भी मिलता है एक स्टार। यस, आ जाइए जी आप, करिए स्टार्ट। यस, जाइए। रुको रुको, मैंने बताया नहीं, वापिस आओ। आप जाएंगे सर्वनाम शब्दों से। यस 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 यस, सही है, वेरी गुड। चलिए हिमांशी आओ। हिमांशी जाएंगी संज्ञा शब्दों से चलते हुए। यस हिमांशी, ध्यान से। अगर आउट हो गई तो दोबारा। रेणु यादव के क्लासरूम की इस एक्टिविटी में बड़ी ही आसानी से संज्ञा से सर्वनाम तक के सफर को, समझ के सफर को पार किया बच्चों ने। और बच्चे हैं वो आनंददायी भी महसूस कर रहे थे, उनको आनंद आ रहा था। इस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट था। और किसी भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आवश्यक होता है विद्यार्थियों का या सीखने वाले का खुद की भागीदारी। इसी प्रकार से एक और शिक्षक है जिनके साथ में ये है कि हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं भी हो, लेकिन हमको तकनीकी रूप से बहुत अच्छा काम करना है, तो किस प्रकार से सीमित रिसोर्सेज में क्वालिटी जो वीडियो की है वो अच्छी बनाई जा सकती है, ऐसा भी एक शिक्षक सितारे का एक वीडियो है, वो हम लोग पेश करने जा रहे हैं। और इसे बनाया है अजहरुद्दीन जी ने। तो कृपया अजहरुद्दीन जी का वीडियो चलाएं। संगीत के माध्यम से क्या सीखेंगे? बाराखड़ी। क्या सीखेंगे? ये क्या है? ये ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं ना, इसे हम संगीत से पढ़ेंगे ना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ऐसे पढ़ना और याद करना, ठीक है। कहाँ से की बोली, कुकू बताओ, के कई को गाओ, कंक कगाओ, कका से की बोली कुकू बताओ, के कई को गाओ, कंक कगाओ। इसी तरह से आगे की लाइन। खखा से की बोली खुखू बताओ, अजहरुद्दीन जी का वीडियो है। बहुत छोटे बच्चों को शुरुआती वर्ण सिखाने का जो प्रयास था वो बहुत ही सराहनीय, और वीडियो की क्वालिटी, कलर देखिए कितने अच्छे थे। अब शिक्षक सितारे की बात जब मैं कर रहा था तो कह रहा था कि क्लासरूम एक्टिविटी, शिक्षक है वो हमेशा शिक्षक होता है और शिक्षक हमेशा विद्यार्थी होता है, ये मैं कई बार कहा करता हूं। तो कोई आवश्यक नहीं है कि विद्यालय में काम करने वाला कोई शिक्षक है वही शिक्षक सितारा बन सकता है। अगर पढ़ाने की ललक हो, जिजीविषा हो, तो कोई भी किसी भी संस्थान में काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला, वो जाकर के क्लासरूम में अपने जो पढ़ने पढ़ाने, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया उसको जारी रख सकता है और उसमें वो आनंद महसूस करता है। हम आपसे मिलाने जा रहे हैं ऐसी ही एक शख्सियत से जो काम कर रही है SCERT में, यानी कि एक संस्थान में। वहां पर उसके जॉब प्रोफाइल में एग्जैक्टली ये नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग करना, परंतु पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट, रुचि, और साथ ही साथ उनका लगाव बच्चों के साथ। तो वहां काम करने वाली हैं सहायक प्रोफेसर जिनका नाम है जयश्री माथुर। वो अपने पास के विद्यालयों में गई और उन्होंने जाकर के वीडियो बनाया। हम उनके द्वारा, उनका ये डेडिकेशन है वहां तक पहुंचने का,
उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो उनका रिकॉर्डेड वीडियो है जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों जाकर के है वो पास के विद्यालय में जाकर के अपने संस्थान के अलावा भी अपने समय में समय निकाल करके ऐसा काम कर रही है। तो प्लीज जयश्री माथुर का रिकॉर्डेड वीडियो चलाया है। नमस्कार शिक्षक साथियों, राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम के विषय में मैंने विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से जाना। जब मैंने इसके लिंक को खोलकर देखा तो पाया कि हमें विद्यार्थियों के बीच में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियोस अपलोड करने थे। यह पहली बार था जब विद्यार्थियों के साथ किसी एक शिक्षण बिंदु पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्टिविटी करवाते हुए हमें वीडियोस बनाने थे। यूँ तो हम विद्यार्थियों के बीच में कई एक्टिविटीज करवाते रहते हैं, लेकिन यह पहली बार था जब दक्षता आधारित एक्टिविटीज विद्यार्थियों के बीच में करवानी थी। क्योंकि गणित मेरा रुचिकर विषय रहा है तो मेरे मन में भी एक रुचि जागृत हुई कि क्यों ना मैं भी गणित विषय को लेकर कुछ एक्टिविटीज प्लान करूं और कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में उन्हें करवाऊं। जब मैंने गणित विषय की एक्टिविटीज कक्षा में करवाई तो मैंने पाया कि विद्यार्थियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को भी वह बड़ी रुचि के साथ अपनी क्रिएटिविटी को देते हुए वह हल करने का प्रयास कर रहे थे। जब मैंने ये वीडियोस सबमिट किए तो मैं टीचर इनोवेशन क्लब की सदस्य बनी। आज टीचर इनोवेशन क्लब में राजस्थान के लगभग 140 शिक्षक साथी सम्मिलित हैं। प्रतिदिन उनके नए नए वीडियोस दक्षता पर आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को दिखाते हुए सबमिट किए जाते हैं। गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषय को लेकर जब शिक्षक साथी उन वीडियोस को वहां प्रदर्शित करते हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षक बच्चों के बीच में बच्चे बन जाते हैं और एक नए अनुभव मुझे देखने को मिलते हैं। राजस्थान की विभिन्न कक्षाओं में शिक्षक किस प्रकार रुचि लेते हुए विद्यार्थियों को उन दक्षताओं को सिखाने का प्रयास करते हैं, यह भी मुझे जानने का मौका मिलता है। इसी वीडियोस को देखते हुए मैं भी अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नए नए एक्सपीरियंसेस जोड़ते हुए अपनी टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बनाना सीख पा रही हूँ। देखा आपने, जयश्री माथुर ने बताया कि वो किस प्रकार से गणित विषय में चूंकि रुचि रखती थी और उन्होंने दक्षता आधारित गतिविधियों में न केवल गतिविधियों का सृजन किया बल्कि उसको रिकॉर्ड भी किया। ऐसे ही एक शिक्षक कोटा से आते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि आवश्यक होता है वीडियो बनाने के लिए कि क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, तकनीकी रूप से दक्ष हो, लेकिन एक शिक्षक के रूप में तो दक्षता है उसकी पढ़ने पढ़ाने की है, उसकी अपेक्षा की जाती है, परंतु फिर भी अगर इंटरेस्ट हो, मन में भाव हो तो रास्ता निकल जाता है। ऐसे एक शिक्षक है जिनका नाम है यशस्वी सिंह भी। यशस्वी सिंह भी जो है वो कोटा से आते हैं और वो भी शिक्षक सितारे के रूप में उनके वीडियो बहुत सराहे गए हैं, तकनीकी रूप से भी बहुत अच्छे रहे उनके वीडियो। तो मैं आग्रह करूंगा कि उनसे जो हमारी बातचीत हुई है वो दिखाई जाए। यशस्वी सिंह भी। मैं यशवंत कुमार सरंगी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हीरापुर, ब्लॉक लाड़पुरा, जिला कोटा में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा राजस्थान के शिक्षक सितारे एक पहल की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शिक्षकों को अपने शिक्षण विधा, अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करेगा। इस कार्यक्रम में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य से संबंधित वीडियो बनाकर ऐप पर सबमिट कर रहे हैं। इससे अन्य शिक्षक प्रेरित होंगे और बच्चे भी लाभान्वित होंगे। मेरा मानना है कि शिक्षण कार्य में बच्चों की पूर्ण भागीदारी हो तथा टीएलएम का अधिकाधिक उपयोग हो। यदि हम शिक्षण में टीएलएम का उपयोग करते हैं तो बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं तथा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह जरूरी नहीं है कि हम टीएलएम बाजार से खरीदें, हम स्वयं कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री से सुंदर आकर्षक टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं।
यदि हम शिक्षण में टीएलएम का उपयोग करते हैं, गतिविधि करवाते हैं, तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे, बोरियत महसूस नहीं होंगे और खेल समझकर खेल ही खेल में बच्चे सीख जाएंगे। हमें प्रत्येक बच्चे के साथ जुड़ना होगा, उस बच्चे को समझना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कई बच्चों के पास पेन, पेंसिल, कॉपी नहीं होती है। इसके अभाव में उसका शिक्षण बाधित नहीं हो, इस हेतु हमें या तो स्वयं भामाशाह बनना पड़ेगा या भामाशाह तैयार करना पड़ेगा। मैंने मेरे विद्यालय में इस हेतु निःशुल्क स्टेशनरी कॉर्नर की स्थापना की, जिसके सार्थक परिणाम निकल कर आ रहे हैं। यशवंत सिंह सिंघवी साहब, जिन्होंने अपने विद्यालय में स्टेशनरी कॉर्नर है वो खोला हुआ है, और जहां पे निःशुल्क है वो स्टेशनरी सभी बच्चों के लिए मिलती है। हमारे जो आज का कार्यक्रम है, इसका दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय का प्रबंधन। यद्यपि इसके बारे में है वो हमारे सूत्रधार और मार्गदर्शक है, वो शिक्षकों से और जो प्रधानाचार्य है जो आमंत्रित है उनसे बात करेंगे। परंतु मैं अपनी बात जरा सी कहना चाहता हूँ उसमें, ये प्रबंधन का सिर्फ अर्थ यही होता है कि हमारे पास संसाधन है, उनका हम लोग सर्वोत्तम उपयोग करें, अधिकतम उपयोग करें। अगर हमारे पास में संसाधन है और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, केवल इसी बात पे कि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो फिर ये समझिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए हम लोग विद्यालय में है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक गिलास में अगर पानी आधा है तो उसे हम लोग आधा भरा हुआ क्यों नहीं मानते, आधा खाली क्यों नहीं माने। हमारे पास पे टीचर्स नहीं है तो हमारे पास वैकल्पिक कितनी सारी सुविधाएं हैं। मिशन स्टार्ट हो गया, ई कक्षा चल रहा है, और भी शिक्षक चाहे तो अपने स्वयं के सृजन से बहुत सारे काम ऐसे कर सकता है प्रधानाध्यापक की सहायता से, कि विद्यालय का संचालन है उद्देश्य के अनुरूप हो सके। तो बस इतनी सी बात मैं कहूंगा, और अब मैं है आमंत्रित करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार मार्गदर्शक आदरणीय नवीन जैन सर का, जो हमारे सेक्रेटरी भी हैं, और इस कार्यक्रम में आगे के है जो बाकी लोग जो हमारे साथी आमंत्रित है उनसे वो लोग बातचीत करना चाहेंगे और हमें है मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और आपने बहुत ही अच्छी जो है नींव रखी है आज के कार्यक्रम की। और मैं देख रहा था कि किस तरह से संज्ञा और सर्वनाम को सिखाने का तरीका बनाया गया, कि जो हमारे यहाँ पे स्टेपू का गेम होता है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और बच्चा आइदर संज्ञा वर्ड या सर्वनाम वर्ड के ऊपर चलेगा और वहां से निकल जाएगा। बहुत अच्छा है। और मेरे साथ खुद रेणु यादव जी यहीं बैठी हुई हैं। हालांकि मुझे इनको प्रशंसा तो करनी है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि जो मुझे सही चीज लगती है वो भी मैं जरूर बोलता हूँ। ये वीडियो ये बताने के लिए बहुत अच्छा था कि इस तरह का काम किया जा सकता है। अगर ये उस दृष्टि से है तो बेहतरीन वीडियो है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ये वीडियो बच्चों के काम का भी बनाना है तो हम लोग इसमें इस तरह का इसको इम्प्रूवमेंट करें, एक वीडियो और बनाएं, हम लोग इससे प्रेरित हो जाएं, और वो वीडियो बनाने की जिम्मेदारी हमारी टीम को लेनी चाहिए कि उसमें ये दिखाई दे। उसमें हम लोग डेफिनेटली बहुत सारे कैमरास तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम लिमिटेड रिसोर्सेज में ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे जब उस पर्टिकुलर गोलों के अंदर जा रहे थे, स्क्वायर्स के अंदर जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, तो लिखा जा सकता था कि बच्चा जब सर्वनाम शब्दों से आगे बढ़ रहा था तो वो कौन से शब्दों पे अपने पांव रखते आगे जा रहा था, और संज्ञा में जा रहा था तो कौन से शब्दों पे वो जा रहा था। इससे देखने वाले बच्चे के दिमाग में चीजें क्लियर होंगी। वरना हमें ये तो पता लग जाएगा कि ये बताने की पद्धति है, लेकिन हम चाहें तो इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कई राउंड्स किए जा सकते हैं। हम एक बार अकेला एक संज्ञा का एक प्रकार ले सकते हैं, सर्वनाम का कोई एक प्रकार ले सकते हैं, और इस तरह से यदि कई राउंड करवाए जाएं बच्चों के, तो वो सभी राउंड्स के जरिए सभी प्रकार की संज्ञा और सभी प्रकार के सर्वनाम बताए जा सकते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा प्रेरणात्मक वीडियो था, मैं डेफिनेटली ये बात कहूंगा। अजरुद्दीन शेख जी ने जो मात्राएं हैं उनको बताने का तरीका बताया। मैं परसों एक स्कूल में था, मैं निरीक्षण कर रहा था, परसों एक स्कूल में गया और मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के कि मात्राएं भी थर्ड क्लास के बच्चों को नहीं आती हैं। मुझे देख के बहुत दुख होता है, और शायद केवल उस स्कूल की कहानी नहीं है, बहुत सारे स्कूलों की ये कहानी बन चुकी है कि मात्राएं नहीं आती हैं।
मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम थर्ड क्लास के बच्चे का असेसमेंट इन दिनों में कर रहे हैं और उस असेसमेंट को करते समय पता चलता है कि ये बच्चा हाथी इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि इसको है लिखना नहीं आता है। आप फिर सोचने लगते हैं कि आप कहाँ से शुरू करें, आप टीचर को क्या बोलें कि इसको थ लिखना सिखाएं, है लिखना सिखाएं, क्योंकि तभी तो हाथी लिखना सीखेगा। तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला टीचर लापरवाही करता है तो थर्ड क्लास में पढ़ाने वाला टीचर मजबूर हो जाता है। हम आपस में एक दूसरे को मजबूर क्यों कर रहे हैं? हम हमारी फाउंडेशनल लर्निंग को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें इस विषय में सोचना चाहिए। और कब तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इस बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा? आज अगर हम एक थर्ड क्लास के बच्चे को किसी असेसमेंट में सहयोग करके, जिसको मैं कहूंगा चीटिंग, पार लगा देंगे, हम किसको पार लगा देंगे? हम उसको पार नहीं लगा रहे हैं, हम उसे डुबा रहे हैं। क्योंकि उस बच्चे को चाहे हमें फर्स्ट सेकंड क्लास का सिलेबस रेमेडियल क्लासेस के माध्यम से कराना पड़े, हमें कराना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मान लीजिए थर्ड क्लास में आपको इस तरह के बच्चे मिल रहे हैं जो थर्ड क्लास की रेमेडियल वर्कबुक के थ्रू पढ़ने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो आपके स्कूल में जो फर्स्ट और सेकंड क्लास की वर्कबुक अवेलेबल है, आपको उसका इस्तेमाल ऐसे बच्चों के लिए करना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा अलग से देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हम लोग आपको उस क्लास की रेमेडियल क्लास 1.5 घंटा लगाने के लिए कह रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आप आज के दिन 10:30 से 12 या 12 से 1:30 बजे तक कर रहे होंगे, 11 से 12:30 कर रहे होंगे। आप चाहें तो वो जो 1.5 घंटे की क्लास है, ऐसे थोड़े कमजोर या स्लो लर्नर, मैं वर्ड यूज करूं तो अगर सही लैंग्वेज में, आप उन पे दिमाग लगाइए। अगर हम स्लो लर्नर्स को छोड़ते जाएंगे तो एक बड़ी ऐसी संख्या तैयार हो जाएगी जो हमेशा अपने आप को स्लो लर्नर मानती रहेगी और उनकी लर्निंग पे जो ये कमजोरी आएगी, ये अगली क्लासेस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आज है और थे समझे बिना हाथी रटूंगा तो मुझे आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। यही मैं कल एक और स्कूल में गया और मैंने वहां इंग्लिश का 9th क्लास का बच्चों से पूछा। मैंने बच्चों से प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेसिक सेंटेंस होते हैं, जो टेंस सिखाते समय बहुत ही बेसिक होते हैं, और मैंने देखा कि प्रिंसिपल या इंग्लिश की मैडम को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है कि मैं खाना खाता हूं कि इंग्लिश एक 9th क्लास का बच्चा क्यों नहीं बना सकता। और अगर हमें लगता है कि हम ये ब्लेम किसी और पे डाल सकते हैं ये कह के कि ये बच्चा कहीं और से आया है, तो वो जहां से आया वो भी वो सरकारी स्कूल था, हमारा ही एक साथी वहां पढ़ा रहा था। मैं घर जा रहा हूं, अगर आई के बाद एम नहीं लगा रहा है बच्चा, या गोइंग की बजाय वेंटिंग बोल देता है, तो देर इज सम प्रॉब्लम इन आवर टीचिंग प्रोसेस। और अगर आप ये कहते हैं कि इट इज ओके, इट इज डन, आई थिंक इट इज नॉट डन। हमें इन बातों पे तो सोचना ही पड़ेगा। आप देखिए, जो कमजोरी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में क्रिएट करते हैं वो 9th तक कैरी फॉरवर्ड होती है। क्योंकि मैं जब उन बच्चों को थोड़ा सा टेंस के बारे में बताने लगा तो मैंने देखा कि मैं एक जगह आके कहीं ना कहीं मुझे रुकना ही पड़ता है, कारण कि अगर मैं गो का सेंटेंस बता रहा हूं तो वेंट और गॉन अगर मैं उनको बताने लगता हूं तो उनको फिर ये बताना पड़ता है कि कोई भी वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं और इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर हैज है तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप सोचिए कि सिखाने वाला व्यक्ति 9th क्लास में कैसा महसूस करता है जब उसको यह पता चलता है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में मिडिल पढ़ाने वाले टीचर्स ने वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई नहीं है कि 3 फॉर्म होती है, और बहुत ही बेसिक 50 फॉर्म बता दीजिए ना। मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली बता दीजिए। अब खाना खाने का ईट या जाने का गो या आने का कम, मुझे नहीं लगता कि ये लग्जरी वर्ड है, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है और ये डे टू डे लाइफ में हमें चाहिएंगे। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए इसके साथ। अभी भी अगर कोई 9th का बच्चा टेंस नहीं सीखा है तो ऐसा मत सोचिए अब मेरी ड्यूटी में नहीं आता है। हमारी ड्यूटी में आता है। हमारी ड्यूटी में बच्चों को अच्छी लर्निंग देना आता है। अगर वो अच्छा लर्न करेगा, अगर हम अच्छा टीच करेंगे, वो अच्छा लर्न करेगा, तो ये चीजें बढ़ेंगी। अगर हमें जिम्मेदार बच्चे बनाने हैं कल के लिए, तो आज जिम्मेदार टीचर आपको बनना पड़ेगा। आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको कंसर्न होना चाहिए। ये फर्क और कंसर्न मुझे दिखाई नहीं देता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जहां जहां जाता हूं मुझे कम दिखाई देता है, और ये मुझे पेन करता है, ये मुझे बहुत पिंच करता है। और आपको मेरी बातों में वो दर्द महसूस भी हो सकता है कि अगर मैं एक सेक्रेटरी होने के बावजूद इतनी बारीक बातें कर सकता हूं आपके सामने, एक प्रिंसिपल ये बात क्यों नहीं कर सकता? मुझे 65,000 स्कूलों में व्यवस्थाएं देखनी है, आपको तो एक स्कूल में व्यवस्था देखनी है, 20 कमरों में व्यवस्था देखनी है, 25 टीचर्स की व्यवस्था देखनी है, 3.5 लाख टीचर की व्यवस्था नहीं देखनी है। अगर मैं 3.5 लाख टीचर्स का नंबर होते हुए भी
मात्राओं की बात कर सकता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूस की बात कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि जो ये हमारा इग्नोरेंस है, जो ये हमारा सो कॉल्ड ब्लिसफुल इग्नोरेंस है, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कल को ये इंडिया किस तरह के नागरिक के साथ आगे बढ़ेगा, राजस्थान को किस तरह के बच्चे आने वाले समय में चलाएंगे, इसकी नींव हम लोग रख रहे हैं। इसीलिए मुझे आपसे आज एक बार फिर से दिल से ये बात कहनी है, मेरी हार्दिक विनती है आप सबसे कि कृपया करके एक प्रिंसिपल के तौर पे लीडरशिप देना स्वीकार कीजिए। मैंने पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया है। कैसे किया है? कि जब कुछ टीचर ऐसा करके दिखा रहे हैं कि हाँ हम संज्ञा और सर्वनाम सिखाना चाहते हैं। मैं कुछ दिन पहले किशोरी मेला में गया, वहां पर हिंदी का भी आप लोग लगाते हैं, एक कमरे में हिंदी के मॉडल्स लगे हुए थे। मेरी आदत है कि मैं फॉर्मेलिटी लाइफ में नहीं कर पाता हूं, औपचारिक इंसान नहीं हूं। तो मैं पहले स्टॉल पे गया जहां पर कि बच्चा सर्वनाम के प्रकार लगा के मॉडल बना के बैठा हुआ था। तो मैंने उस बच्चे से उस सर्वनाम की डेफिनेशन पूछ ली कि ये सर्वनाम क्या होता है। उसने मुझे कहा कि मुझे केवल ये बनाने के लिए कहा गया है, मुझे ये आना चाहिए, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब जब ये मॉडल बन रहा था, इसमें क्लास टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हिंदी के टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मैंने वहां खड़े हुए बच्चों से पूछा कि आपका मॉडल जब आप ब्लॉक के लिए लेके चले तो किस किस प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि मुझे दिखाइए। अनफॉर्चुनेटली एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने कहा कि हाँ प्रिंसिपल ने मेरा मॉडल देखा, प्रिंसिपल ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, क्या हम प्रिंसिपल के दायित्व बता नहीं पा रहे हैं या निभा नहीं पा रहे हैं? हमारे बताने में कमी है या आपके निभाने में कमी है? मुझे लगता है कि जब आप ये समझते हैं कि मैं एक संस्था का प्रधान बन गया हूं या बन गई हूं, तो आपकी ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने बहुत पहले कोटेशन पढ़ा था, बहुत पहले, कि आप 8 घंटे जबरदस्त मेहनत करते हैं ताकि आप बॉस बन जाए, और बॉस बनने के बाद आपको पता चलता है अब 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो बात है ये हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। पहले आप किसी एक क्लास या कुछ बच्चों के रिजल्ट के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अब आप तमाम क्लास, तमाम बच्चे, तमाम विषयों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वहां कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने देखा प्रिंसिपल्स को ऐसा बिहेव करते हुए, 4 स्कूल मैंने देखे हैं पिछले 3 दिन में, और मैंने एक ही चीज नोट की सब जगह, और ये नोट किया मैंने, उन्होंने नहीं किया, उनको मैंने बहुत बार कह दिया, मैंने मीटिंग में ऐसा बोला था, मैंने मीटिंग में वैसा बोला था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम लोग केवल बोलने से काम करा रहे होते तो ये काम नहीं होते। हम जब कोई चीज बोल रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, वीसी कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे आके बता रहे हैं, क्या हम केवल बता के काम कर रहे हैं? क्या केवल परिपत्र जारी कर रहे हैं? कोई कह सकता है कि पिछले 5 महीने में केवल परिपत्र जारी होते हैं राजस्थान में, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं की जाती है? कोई नहीं कह सकता। अगर हम लोग अपने काम को थोड़ा पेन लेके करते हैं, इतना समय देके करते हैं, एक प्रिंसिपल के तौर पे अपने 10 से 20 से 30 टीचर्स के बीच में एक मोटिवेशन क्रिएट करने में आप फेल क्यों हो रहे हैं? मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। मैं शायद आज उस कार्यक्रम के बारे में भी बताना चाहूंगा कि सोमवार को हम जयपुर सिटी के और आसपास के लगभग 100 प्रिंसिपल्स का एक बड़ा अच्छा मीटिंग करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार की कमियां उनके लीडरशिप में हमें देखने को मिल रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब आपका विभाग ज्वाइन किया था, मैं सीमेट में गया और मुझे बताया गया कि आज यहाँ प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं और मेरा जो लेक्चर है वो यूट्यूब के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा दिखा दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और मैं नया आया था, उस दिन मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे केवल मेरी समझ से, पुरानी जो मेरी नॉलेज थी कुछ साल पहलों की, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर प्रिंसिपल के तौर पे आप अपने पूरे कैंपस में नहीं घूम पाते हैं, हर दरवाजे की चिटकनी बंद होती है कि नहीं होती है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था और बहुत सारे लोगों को लगा होगा ये क्या एग्जाम्पल है, और मैंने वो जो 4 स्कूल देखे उनमें चिटकनियां नहीं थी, तो मैं गलत नहीं था। और कल मैंने एक ऐसा स्कूल भी देखा जहां मेरा दूसरा एग्जाम्पल भी मिल गया मुझे, बच्चे हाथ में रोटी लेके खा रहे हैं और नई नई प्लेटें अलमारियों में बंद हैं। कल मुझे मिल गया वो स्कूल। आपको क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर से इसलिए रवाना नहीं होता है कि मैं लोगों पे गुस्सा करना चाहता हूं, मैं लोगों को पेनल्टी देना चाहता हूं, मैं लोगों की आत्मा को दुखाना चाहता हूं। कोई अपने घर से ये सोच के नहीं चलता, ना कोई सेक्रेटरी चलता और शायद ना कोई प्रिंसिपल चलता होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप शांत रह रहे हैं, और इतना शांत रह रहे हैं कि उस शांति का नुकसान होना शुरू हो रहा है, तो वो शांति किसी काम की नहीं। थोड़ा फील करिए,
अगर आप किसी गलत चीज को देख के गुस्सा कर रहे हैं, आप रियल इंसान हैं। और अगर आप कोई कमी को देख के उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो शायद आपके अंदर केयर और कंसर्न नहीं है। अपने आप को देवता मत मानिए, ये गलतफहमी मत पालिए कि अगर मैं किसी को टोकता नहीं हूं, मैं गलत बात देख के सहन करता हूं, तो मैं बहुत बड़ी एक त्याग की मूर्ति हूं। ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। आप एक सिस्टम का नुकसान इस प्रकार से कर रहे हैं जो फ्यूचर तक खराब करेगा। क्यों? क्योंकि परंपरा डाल रहे हैं आप। ये इग्नोरेंस की परंपरा अच्छी परंपरा नहीं है। और एक बात और है, जो वास्तव में कंसर्न रखते हैं शायद वही गुस्सा कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए गुस्सा क्यों करते हैं? पड़ोसी के बच्चे के लिए गुस्सा क्यों नहीं करते? बताइए। आप इसीलिए गुस्सा करते हैं ना, क्योंकि आपको मैटर करता है। तो अगर आपको अपने स्कूल की कमियां, अपने बच्चों के अंदर कमियां, टीचर्स के द्वारा कमिटमेंट दिखाने में कमियां, अगर आपके अंदर गुस्सा पैदा नहीं कर रही हैं, आप उसको सुधारने के लिए ललायत नहीं हो जाते हैं, तो एक बार सोचना चाहिए फिर देयर इज सम प्रॉब्लम। तब कोई ना कोई डिफॉल्ट है, और वो डिफॉल्ट ठीक हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं मेरे लेवल पे कोशिश करता हूं। मैं 3 घंटे उस स्कूल में बैठा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जब सीबीओ देखे इस वीडियो को, या सीडीओ देखे, या डीओ देखे, तो वो ये बात याद रखे, हम तो सीबीओ हैं, हम तो सीडीओ हैं, हम तो ऑफिसर हैं, हम 3 घंटे एक स्कूल में कैसे बिता सकते हैं? सेक्रेटरी बिता सकता है तो आप भी बिता सकते हैं। और शायद किसी प्रिंसिपल ने भी 3 घंटे एक लाइब्रेरी रूम में इसलिए नहीं बिताए होंगे कि उस लाइब्रेरी के अच्छे खासे कमरे को एक डंप यार्ड में कन्वर्ट किया गया। मिल्क पाउडर के डब्बे, उसके नीचे दबी हुई टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, उसके नीचे लाइब्रेरी में पिछले 3 साल में भेजी गई किताबें गट्ठड़ में बंधी हुई मिलती हैं। और आपको लगता है कि आप एक अच्छे विभाग में सेक्रेटरी हैं। मैं गलतफहमी नहीं पालता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये एग्जाम्पल सब जगह देखने को मिलता होगा। लेकिन मैं तो अचानक से किसी स्कूल में गया था, मुझे कोई पता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, फिर वो मिल्क के डब्बे आप हटवाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि इतनी ज्यादा सप्लाई आ गई है, फिर आप एक चिट्ठी लिखते हैं, फिर आप अधिकारी को बुलाते हैं, फिर आप टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को बुलाते हैं, फिर आप उनकी एक्सेस किताबें उनको दिलवाते हैं। जगह बनती है, जगह बनती है तो टेबल लगती है, टेबल लगती है तो चेयर की, टेबल तो हम ले आए थे, चेयर नहीं ला पाए। आपके घर में ऐसी कितनी डाइनिंग टेबल है जिनमें टेबल है और आप खड़े होकर खाना खाते हैं उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ? ये है कंसर्न, ये है केयर। जब आप अपने वर्क प्लेस को अपने घर की तरह डील करना शुरू करते हैं। उपदेश देने से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े त्योहार मनाने से क्या हो जाएगा? मंदिरों में या तपस्या करने से या व्रत तब करना तब कामयाब होता है जब हम वो निष्ठा ह्यूमन बींग्स के लिए भी रखें। भगवान का सम्मान करना, उनकी पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लोगों के लिए मैं जिम्मेदार हूं, जिनके लिए मुझे सिस्टम में रखा गया है, अगर मैं उनके प्रति जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि वो शर्त पूरी होती है। तो पहली शर्त तो यही है कि आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और उससे जिन लोगों को फायदा होना है वो होना चाहिए। तो जिम्मेदार तो हमें बनना पड़ेगा। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी काफी ओल्ड एज हो गई थी। तो वो जो हस्बैंड है उसको बड़ा फील हो रहा था कुछ दिन से कि मेरी पत्नी को मेरी बात सुनती नहीं है, शायद इसको हियरिंग प्रॉब्लम है, शायद ये कम सुनना शुरू कर चुकी है, ओल्ड एज का असर आ गया इसके ऊपर। डॉक्टर के पास जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सीधा उसको बोलूंगा ना तो वो माइंड कर जाएगी, कोई तरीका बताओ कि मैं ये असेस कर लूं कि हियरिंग प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत आसान है, आप घर जाइए, आप पहले 40 फुट से बोलना, नहीं सुने तो 30 फुट से बोलना, फिर 20 फुट से बोलना, फिर 10 फुट से बोलना, और फिर बिल्कुल पास जाके बोलना, तो आपको पता लग जाएगा कि हियरिंग प्रॉब्लम का लेवल क्या है। उसने कहा बहुत आसान है, मैं ये कर लेता हूँ। वो घर गया, डिनर टाइम था, उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, और वो जब अपने घर के दरवाजे से बोला तो 40 फुट का उसको मिल गया। उसने पूछा आज खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं। 30 फुट पे गया, कोई जवाब नहीं। 20 फुट पे गया, कोई जवाब नहीं। 10 फुट पे गया, खाने में क्या बना है? कोई जवाब नहीं। बिल्कुल पास जाके बोला क्या बना है? 5वीं बार पूछ रहा हूं। बीवी ने कहा मैं 5 बार जवाब दे चुकी हूं, दाल बनी है, शायद तुम्हारे कान खराब है। आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए मुझे पता नहीं। हम बहुत बार जीवन में उस ओल्ड मैन की तरह बिहेव करते हैं जिसके खुद के कान खराब हो चुके हैं और वो दुनिया के कान खराब मानते। तो इसीलिए जब हम उंगलियां उठाएं किसी भी सिस्टम पे, अपने बारे में बात करें, मेरा ये नहीं हुआ, तो एक बार ये देख लें कि आपकी वजह से किसका क्या नहीं हुआ। और अगर ये केयर और कंसर्न हमारे विभाग में पैदा हो गई, जिसकी मैं हमेशा एडवोकेसी कर रहा हूं, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि आप संभावनाओं के भंडार हैं,
हमारे बच्चे संभावनाओं के अथाह सागर हैं, लेकिन उसको धोएं तो सही, उसको बाहर निकाले तो सही, मथें तो सही उस मक्खन को। तो मैं इस उम्मीद के साथ लगातार हर वेबिनार में ये बात कहने की कोशिश करता हूं और हमेशा आपके सामने एग्जाम्पल लेके आता हूं। मेरे बिल्कुल पास में जो टीचर्स बैठे हुए हैं, जो शिक्षक सितारे बैठे हुए हैं, या जिन्होंने स्कूल मैनेजमेंट में ऐसा काम करके दिखाया है कि जो आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे अच्छा ये हमारे डिपार्टमेंट में है क्या। तो मैं आपके सामने उन लोगों को भी आज लाऊंगा। मैंने मेरी बात जो कहनी थी एग्जाम्पल के थ्रू, कहानी के थ्रू आपको बोल दी है। अगर औरों को जिम्मेदार बनाना है पहले खुद जिम्मेदार बनिए, औरों को काबिल बनाना है तो पहले अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करिए। हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब ये मिड डे मील खिलाया जा रहा था, बच्चे हाथ में रोटी लेके खा रहे थे, आप एक बात सोचिए, अक्षय पात्र से खाना बन के आ गया। कितने स्कूलों में तो खाना भी खुद बनवाना पड़ता है कुक से के। अब अक्षय पात्र से खाना आ गया। केवल उस स्कूल की जिम्मेदारी इतनी है कि प्लेट में डाल के एक गरिमा के साथ बच्चा खाना खा ले। और अगर वो स्कूल अलमारी से प्लेट बाहर नहीं निकाल पाया है तो किसका कसूर है और क्या होना चाहिए इसका। और दो टीचर जो वहां जिम्मेदारी से कह रहे थे कि हम दे रहे हैं, वो एक तरफ हाथ बांधे हुए खड़े थे। कुछ बड़ी क्लास के बच्चे सर्व कर रहे थे, मुझे पता नहीं, इसमें कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगती, अगर बच्चे फ्री दे तो कराएं सर्व। लेकिन वो दो टीचर अपना रोल बढ़ा सकते थे। उन्होंने उन बच्चों को, वो कोई प्रार्थना बुलवा सकते थे, वो उनको कोई काम की बात बता सकते थे जब बच्चे खाने पे बैठे, जैसे आप अपने घर में करते हैं। कोई हर चीज के नियम नहीं बन सकते दुनिया में, हर चीज लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, 11:20 पे ऐसा करो, नहीं। हम इतने हैं समझदार सब लोग, और वो समझदारी हमारी दिखनी चाहिए हमारे काम में। हर चीज की गाइडलाइन नहीं बन सकती दुनिया के अंदर। तो वो टीचर बच्चों को कुछ बुलवा सकते थे। और अगर एक प्लास्टिक के डब्बे का ढक्कन एक दोस्त दूसरे दोस्त को इसलिए दे रहा है कि चल मैं प्लास्टिक के डब्बे में खा लेता हूं तो ढक्कन में खा ले, मेरे लिए ये शर्मनाक सीन है, मेरे लिए शर्मनाक सीन। अब आप इसका देख लीजिए कि अगर ऐसा और कहीं भी हो रहा है तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते सोचिए। वो नई प्लेट से कोई इनाम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा हाथ में रोटी लेके खा रहा था, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी। हम बच्चों को केवल वहां पढ़ाने के लिए नहीं बुलाते हैं, हम उनको जीवन के बारे में कुछ लेसन देने के लिए भी बुलाते हैं। क्या इंप्रेशन जाता होगा ऐसे बच्चों का, क्या सोचते होंगे वो हमारे सिस्टम के बारे में, और क्या उनके अंदर कभी ग्रेटिट्यूड आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए कृपया करके मेरी बात को उसी सेंस में लें जिस सेंस में मैंने आपको कहने की कोशिश की है। और ये सेंसिटिविटी हमारे अंदर अगर नहीं है, एक टीचर के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कूट कूट के भरी होनी चाहिए वो है सेंसिटिविटी, कि मैं इस बच्चे को मेरे बच्चे की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। रिसोर्सेज कम रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम रह जाए, लेकिन मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं रहेगी। मेरी सफलता की डिग्री में कमी रह सकती है, अचीवमेंट की डिग्री में कमी रह सकती है, लेकिन एफर्ट की डिग्री में तो मैं कमी नहीं आने दूंगा। और याद रखिए, आप जीवन में जो बने हैं ना, वो कुछ लोगों के इसी विचार के कारण बने हैं कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर वो एफर्ट लगाए थे, और जब आज वो एफर्ट लौटाने का समय आया है आप थोड़े कंजूस हो रहे हैं। तो मैं जिनके लिए वो बात कह रहा हूं आप समझ गए होंगे, चाहे मिड डे मील खिलाना हो, चाहे स्मार्ट क्लास हो, चाहे वो हमारी लाइब्रेरी चलानी हो। एक मैं स्कूल में गया, शहर के स्कूल में गया, और मैं लाइब्रेरी में घुसता हूं। बहुत साल पहले मैंने एक जोक सुना था। एक आर्मी के कमांडर ने, मतलब किसी देश की आर्मी की बात है, उस आर्मी के कमांडर ने एक पुराने कमांडर को फोन किया। उसने कहा भाई साहब एक सवाल पूछना था, वहां बताइए। कि अपने यहाँ कैंट एरिया में एक बेंच लगा हुआ है, उसपे 4 सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, ये क्या है मामला। उसने कहा अच्छा उस बेंच पे 4 लोग अभी भी खड़े होते हैं क्या। उसने कहा हाँ 2 साल से मैं भी हूं तो मैं भी देख रहा हूं, अब आगे सोच रहा हूँ कि क्या है उसमें, राज की बात क्या है। उसने कहा 2 साल पहले उस पर पेंट करवाया था, तो कोई आगे बैठ ना जाए इसलिए खड़े किए थे, वो पेंट सूखा नहीं गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उस लाइब्रेरी में मुझे ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उस लाइब्रेरी में एक अलमारी पे एक सील लगी हुई थी किताबों पे। मैंने पूछा कि ये सील क्यों लगी है। उस पर डेट लगी हुई थी जुलाई 2022। मैंने कहा ये सील क्यों लगी है। मुझे लगा कि लाइब्रेरी की किताबों में क्या फ्रॉड हो सकता है, कई बार अकाउंट्स के कागज या दूसरी फाइलें वाइलें तो जब्त हो जाती हैं अगर कोई फ्रॉड हो जाए। उसने कहा सर इस कमरे में जुलाई 2022 में एक एग्जाम हुआ था, और जो इन्विजिलेटर था उसने कहा कि बच्चे किताब लगा के, किताब खोल के नकल ना लगा लें, तो उसने ये एक अलमारी सील करके बंद कर दी थी।
16 महीने बाद किसी को याद नहीं आया, 16 महीने में भी याद नहीं आया, एग्जाम हो गया उस दिन पूरा। खोल दो, बता दो। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच के देखिए, आपको कैसा रिएक्ट करेंगे, आपको कैसा लगेगा अगर आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे। हम लोग सीखते हैं हमेशा, लेकिन मुझे लगता है कि हम जितना ज्यादा सीख गए, तो मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि शिक्षक सितारों को देखकर आप सितारे बनना चाहें या नहीं बनना चाहें, वो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन एक 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 टीचर की तरह अपना जो भी आप दे सकते हैं उसको तो दीजिए। कोई किताब कहीं ठुसी हुई है, कोई किताब कहीं ठुसी हुई है, किताब से ज्यादा मिट्टी है, मिट्टी में किताबें हैं कि अलमारी में किताब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इतनी चीजें देखने के बाद ये सोचने लगता हूं कई बार कि आखिर में हम अपना सिस्टम किसको दिखाने के लिए चला रहे हैं, क्योंकि जो रियल स्टेक होल्डर है बच्चा, वो तो कहीं है ही नहीं फोकस में। और मुझे आज पहली बार इतनी नेगेटिव बातें करते हुए आप सबने सुना होगा। मैं पिछले 6 वेबिनार में हमेशा पॉजिटिवली बात करता हूं, लेकिन मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि नेगेटिविटी से ही पॉजिटिविटी का जन्म होता है। और मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये सुकून मिल रहा होगा मेरी बात सुन के, हाँ मैं ऐसा प्रिंसिपल नहीं हूं, ये इसलिए भी बता रहा हूं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप फक्र से कहिए, अरे भाई ये सब मैं नहीं करता हूं, मिड डे मील मेरे यहाँ बच्चे हाथ में लेके नहीं खाते हैं, मेरे यहाँ लाइब्रेरी की किताब पे 16 महीने पहले सील नहीं लगा था जो मैं खोल नहीं पाया आज तक। कैन यू बिलीव दिस? तो आप कृपया करके अपने आप को चेक करें, और एक प्रिंसिपल अगर अपने पूरे स्कूल का राउंड ढंग से ले ले, एक कमी नहीं रह सकती उसके अंदर। शायद मंडे की मीटिंग जो मैं अभी 6 तारीख को लेने वाला हूं, कुछ अच्छी बातें मैं कर पाऊंगा, कुछ मैसेजेस मैं दे पाऊंगा। मैंने एक सिंपल बात पूछी, मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे किसी स्कूल की लाइब्रेरी दिखानी पड़ेगी अगर कोई घूमने आ जाए मेरे शिक्षा विभाग में, कि यार यहाँ की तो लाइब्रेरी देख लो, यहाँ का स्मार्ट क्लास देख लो, यहाँ का मिड डे मील देख लो, यहाँ का कमरा देख लो। मुझे एक स्कूल ऐसा नहीं मिल सकता कि अच्छा मैं सारे दिखा लूं। एक बार सोचिएगा, क्या मेरे को आप ऐसा स्कूल दे सकते हैं? हर जिले में मुझे ऐसे स्कूल मिल सकते हैं क्या? हर ब्लॉक में मुझे ऐसा स्कूल मिल सकता है? हर पीओ के पास मुझे एक ऐसा स्कूल मिल सकता है? तो अगर पीओ मेरी बात सुन रहे हैं तो कौन सा स्कूल दिखाओगे मुझे आज बता दो। जो 11,000 पीओ है ना, वो कौन सा स्कूल दिखाएंगे? तो 11,000 स्कूल तो तैयार है मेरे यहाँ नहीं है, या आप ये कहेंगे सर उस पीओ के ले जाओ आप इसको। मैं आपको ये सारी बातें एक मोटिवेशन के तौर पे कहता हूं, और ये मानते हुए कहता हूं कि हम इंसान एक दूसरे को बदल सकते हैं। हमने जो जिंदगी में अच्छा देखा है दूसरे को बता सकते हैं, इसीलिए शिक्षक सितारे हैं। तो मैं अब बहुत ज्यादा शायद अपनी बात काफी लंबा समय मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे लगा कि परिवार के एक सदस्य होने के नाते मेरा इंडिकेट करना बहुत जरूरी था। मेरा पेन जो 3 दिन से मेरे दिल में था वो मुझे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा क्यों, आखिर में हमारी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं है हमारी जिम्मेदारी। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब राजस्थान का शिक्षा विभाग फक्र से ये कह सके कि राजस्थान क्या, किसी ठीक ठाक देश के साथ भी कंपैरिजन करिए, हमारा मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं जिस तरह से हम काम करते हैं। मुझे फक्र होगा कि मैं भी इस विभाग में रहा मैंने भी काम किया, मैंने भी आप लोगों के साथ काम किया, और हम कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल विश्वास है पूरा आप लोगों पे। तो मैं सबसे पहले आज अजरुद्दीन से बात करूंगा। अजरुद्दीन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो अजरुद्दीन जी, मैंने आपका वीडियो देखा, आपके दिमाग में आया कि मैं मात्राओं को इस तरह से सिखाऊंगा। तो मैंने देखा कि जब मैं भी छोटा बच्चा था तो मैं बड़े ऊ छोटे छोटे ऊ में बहुत गलती करता था, और मैंने अभी भी बड़े बड़े लोगों को सचिवालय में ये गलती करते हुए देखा है कि बड़ी की कहाँ आएगी और छोटी की कहाँ आएगी। ये मेरा फेमस एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप कैसे फेस करते हैं, और बच्चों को आप कैसे ट्रेन करते हैं, और क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी क्लास में कम से कम बच्चे जो है बड़ा ऊ छोटा ऊ और छोटी बड़ी ई की गलती आने वाले समय में नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं सर गतिविधि आधारित शिक्षण को सबसे पहले हमने ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वो इसलिए दिया था कि एक कारगर साबित हुआ था नो बैक डे। जब नई ज्वाइनिंग थी सर, वो जाते ही पहले सोचा हमने कि कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि एक जाते एक हेजिटेशन थी कि कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे शुरू किया जाएगा। तो वहाँ जाते ही हमने शुरू शुरू जब बच्चों को सामने किताबों से और ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया, कका की कुकू, तो बच्चे एक सीक्वेंस से पकड़ते हैं, तो वो एक सीक्वेंस पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमने गा के या फिर थोड़ा सा लय ताल के साथ उनको सिखाने
प्रयास किया। जैसे कि मात्राओं का ज्ञान पहले करवा दिया, फिर उसके बाद कोई भी शब्द जैसे त ले लें, प ले लें, जैसा मैंने आगामी वीडियो में बताया था कि एक बार उनको बता दिया काका से की बोली कुकू बताओ, तो वो स्वतः ही उस पर जोर दे देते, एक छोटी की पर, बड़ी की पर, बड़ा ऊपर। तो ऐसे ऐसे बच्चे फिर कोई भी मात्रा या कोई भी शब्द लेके तो उसको जैसे बोलते आपने जा रहे हिंदी थे। के लिए मात्राओं को सिखाने के लिए जी। एक संगीतात्मक, मैं कहूंगा कि पद्धति का इस्तेमाल किया। जी सर। आपने किसी और सब्जेक्ट के लिए भी कुछ इसी तरह का कुछ सिमिलर किया है, जैसे कि मैथ्स की बेसिक बेसिक काउंटिंग, बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन बताने जी के बिल्कुल लिए? सर, पहाड़ों के लिए भी मैंने किस्से गा करके किया था, जिसका भी आरके असेंबली में राजस्थान क्योंकि से। पहाड़ों को गाने के रूप में बताना बहुत कॉमन है वैसे, जी। उसका तो बहुत फेमस रहता है। जी सर। लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट अलग चीज की आपने, या कैसे? नहीं सर, याद करवाने के लिए सर उनको लय ताल में एक म्यूजिक साउंड सिस्टम के ऊपर जहां पर उनको आप करवाया पढ़ाते था। हैं वहां जी पर आप मुझे ये बताएंगे कि पहाड़े किस क्लास में किस स्तर तक के बच्चे पढ़ लेते हैं? सर, लगभग सेकंड क्लास से स्टार्ट हुआ। सेकंड क्लास से आप स्टार्ट कर सेकंड देते से हैं, तो सेकंड क्लास में लगभग कहाँ तक के पहाड़े बच्चे कर लेते 10 तक के सर, 8 हैं? से अच्छा, 10। जी मतलब कि सर। आपके यहाँ बोल लेते हैं सर, लेकिन एक फ्लो से नहीं बोल पाते, कभी कभी बाय मिस्टेक 5 का बोल रहे तो फिर 6 का भी आ सकता है, फिर 9 का आ सकता है। सीक्वेंस नहीं रहती सर बोलने की। मतलब थर्ड क्लास में बच्चों को आप सेकंड 2 से लेके 10 तक के पहाड़े जी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और उसमें काफी हद तक आप कामयाब भी हैं। जी सर। इसी तरह से जब आप इंग्लिश की तरफ आते हैं, जी। अल्फाबेट्स की तरफ आते हैं और अल्फाबेट से वर्ड बनाने सिखाते हैं, तो वहां कोई विशेष पद्धति का इस्तेमाल? वहां पर भी सर गतिविधि के आधार पर ही मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयास किए हैं अलग अलग, जो यूट्यूब से भी सीखे हैं, खुद के भी इजाद किए हुए हैं, और यूट्यूब से भी सीख के मैंने। अच्छा, तो आप YouTube से भी देखते हैं? जी जी तो सर। मैं ये जान सकता हूँ कि आप जब YouTube पर इस तरह की वीडियो सर्च करते हैं, जी सर। तो क्या वर्ड्स, क्या कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं? फॉर सर जैसे कि निपुण भारत एक फेमस रहता है। भारत और क्योंकि भारत सरकार का कार्यक्रम। जी सर, भारत सरकार कार्यक्रम निपुण भारत लिखते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती है। अभी एफएलएन का लिखते हैं तो एफएलएन से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी है जो केआरपी महोदय ने करवा रखी है, और वास्तव में ये होता है सर कि वहां से ले उठा के और बच्चों के साथ हम उन गतिविधियों को करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जो दूनी टोंक में जो मिडिल स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत है ललिता पारिक जी बैठी हुई है, और फेसबुक के माध्यम से इनकी गतिविधियां भी लगातार हमारे विभाग ने नोटिस की और इनको आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये बात कहाँ से आई कि मुझे बच्चों को कोई चीज एक्टिविटी बेस्ड बतानी, ये बात कैसे सबसे पहले दिमाग में? ये सर, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं सिर्फ एक जो लाइन है उसको बहुत ज्यादा करती हूँ कि आंखों में अरमान लिया जब मंजिल को अपना ठान लिया, मुश्किल के आसान किया जो ठान लिया तो ठान लिया। तो वो चीज है कि सर जब मैंने देखा कि बच्चे क्लासरूम में नहीं सीख पा रहे हैं या उन्हें सिखाने में कुछ बोरिंग सा फील होता है, तो मैं बच्चों को बाहर ले जाके और उनसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना ज्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि सर बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ उनको खिला रहे हैं, तो लेकिन हमारा जो एम है कि बच्चों की दक्षता किस तक पहुंचानी है, तो वो मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। मैं घर से जब निकलती हूँ तो पहले एक दिन पहले प्लानिंग करके निकलती हूँ कि आज मुझे बच्चों को क्या नया सिखाना है, और बच्चे बिल्कुल मेरा वेट करते हैं कि आज मैडम आएगी और मुझे हमें कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज कराएंगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बच्चों को डूइंग मतलब बच्चे खुद करके सीखे उस चीज को, और वो अपना जो असेसमेंट है वो खुद ही कर लेते हैं इस चीज को, क्योंकि बच्चा जब खुद काम कर रहा है सर तो वो असेसमेंट भी खुद कर लेगा कि उसने कहाँ तक समझा और कहाँ तक नहीं समझा है। तो अगर मुझे उस चीज में कुछ कमी लगती है तो मैं अपनी जो प्लानिंग है उसको चेंज करती हूँ, नेक्स्ट डे फिर वही चीज करती हूँ, और जब तक मैं अपने उनके सीखने के प्रतिफल को नहीं प्राप्त करती हूँ तब तक मैं उस चीज को छोड़ती नहीं हूँ। मेरा ये। मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैं परसों एक स्कूल में देख के थोड़ा सा परेशान हुआ, कि जब आपको ये पता चलता है कि ये बच्चा एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से जो थर्ड या फोर्थ क्लास में आ गया है, लेकिन इसको फर्स्ट और सेकंड क्लास का बेसिक नहीं आता है, और ये स्लो लर्नर रहेगा बाकी बच्चों के मुकाबले में, तो आपकी अंदर की जो एथिक्स होती है, जो आपके अंदर की मोरालिटी होती है, वो आपको कहती है कि आप इस बच्चे को छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये होती है कि अगर इसको ज्यादा पकड़ा तो अच्छे वाले छूट जाएंगे। आप इसका सामना कैसे करते हैं? सर एक तो मैं ग्रुपिंग करती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास 2 बच्चे कमजोर हैं तो और एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो मैं उनका कभी कभी ग्रुपिंग कर लेती हूँ कि आप इस ग्रुप के बच्चे को थोड़ा सा ये काम कराओगे, तो जो बड़ा बच्चा एज ए मॉनिटर तो वो उनको फेस करता है, और जब भी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो उन बच्चों के साथ मैं अलग काम करना पसंद करती हूँ। ओके, मतलब आपने ये एक अच्छा सुझाव दिया जो मैं समझता हूँ कि बाकी लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे, कि ग्रुपिंग आप बच्चों की कर देते हैं। तो डेफिनेटली इस बात में मुझे इसलिए दम नजर आ रहा है कि मैं आपको ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि परसों जब मैं उस थर्ड क्लास में बैठा था और असेसमेंट
मैंने रुकवा दी थी और मैंने कहा कि चलो मैं बच्चों से बात करता हूँ। तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर लाइन से मैंने बच्चों को बुला के ब्लैक बोर्ड पे जब वर्ड्स लिखवाए, तो उस लाइन के सारे बच्चों ने वो वर्ड्स लिख दिए जो भी मैंने लिखवाया। मैंने बकरी या बहुत सिंपल सिंपल वर्ड लिखवाए थे जिसमें एक मात्रा आती हो, कबूतर, कुछ चीजें लिखवाई। और जब मैंने एक पर्टिकुलर लाइन के बच्चों को बुलाया तो उनमें से हर बच्चा नहीं लिख पा रहा था। इससे पता चलता है कि शायद हमारी क्लासेस में हम क्लियर कट कमजोर बच्चों का एक अलग दल बना देते हैं और होशियार बच्चों का एक अलग दल बना देते हैं, और हमेशा उनके बीच में फिर एक चीज आ जाती है कि मैडम इनको तो ज्यादा बताती है, मैडम इनको तो ज्यादा प्यार करती है, और वो अपने आप को एक इग्नोर्ड लॉट समझ लेते हैं हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि इवन जब हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए मसूरी जाते हैं, हम लोगों को जब कमरे अलॉट किए जाते हैं या हमारी क्लासेस अलॉट की जाती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के लोगों को रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आईएएस के सारे लोगों को एक साथ हॉस्टल में रख दिया जाए या उनका एक ग्रुप बना दिया जाए या उनको एक ही ग्रुप में मेंटर दे दिया जाए, मेरे साथ बाकी सर्विस के लोग। तो इस तरह से ये इसलिए किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर सर्विस अपने आप में ना रह जाए, वो बाकी सर्विस के साथ कभी फ्रेटर्निटी महसूस नहीं करे। तो मुझे लगता है कि ये जहां हम जैसे 25-26 साल के लोगों में उस समय कराया जाए, वैसे ही आप सब लोगों में, बच्चों में 6-7 साल की एज में हमें करना चाहिए और इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और उन बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये संख्या अदरवाइज लगातार बढ़ती रहेगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये बताया ग्रुपिंग वाला, और आई थिंक प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कमजोर बच्चों के ऊपर थोड़ा सा अलग आधा घंटा दे दिया जाए, मैं फिर मेरी बात को रिपीट करूंगा, अगर हम हाथी से पहले ह और थ, और इवन ह थ से पहले पता लगे कि एक बच्चे को प ही नहीं लिखना आ रहा था, वो उल्टा लिख रहा था, तो वो भी दिक्कत देखी मैंने। तो ह और थ तो हम थोड़े से मुश्किल में मानते हैं। आपको ध्यान होगा बहुत सारे हम में से ह जो है बहुत लंबे समय तक एक अलग तरह का ह बनाते हैं। मुझे आज भी याद है कि वो पूरा ईमानदारी वाला ह हम बहुत लेट बनाते हैं, पहले एक थोड़ा बेईमानी वाला ह बनाना सीखते हैं, फिर ईमानदारी वाला ह। तो वो सब भी चलता है। तो मैं अब अपना जो अगला सवाल है वो मैडम से पूछूंगा, रेणु यादव जी से, जिन्होंने एक वीडियो भी दिखाया था संज्ञा सर्वनाम वाला, कि आपको क्या लगता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक सिंपल लर्निंग में सबसे मेजर डिफरेंस किस चीज का आता है, और उसको हम कैसे इजीली लागू कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा टीचर कैसे हम उनको अपील करें कि भैया आप भी करिए इस काम? सर, हम नॉर्मल वे में बच्चों को लर्निंग सिखाएं, जैसे कि हमने लर्निंग करवाई कि आप पढ़ा दिया पाठ और बच्चे आप करें, तो एक तरह से रटना हो जाएगा। इसकी बजाय हम एक्टिविटी से कराएं तो बच्चे समझते हैं कि हम खेल रहे हैं, और जो उनको सीखते हैं वो उनके माइंड में सेट हो जाता है। और जब उनको उस चीज के ऊपर ऊपर काम करना होता है तो एकदम से उनको याद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की इसके ऊपर, तो बेटर रूप से उसको कर सकते हैं सोल्व। नहीं, मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने संज्ञा सर्वनाम का बताया, आप और कोई और खेल के माध्यम से कोई और सब्जेक्ट पे आपने कुछ किया हो तो थोड़ा, और आपके दिमाग में कैसे वो आइडिया है, हमें जानना चाहूंगा। सर, आइडिया तो ऑन द स्पॉट, जब भी बच्चों को मैं समझती हूँ कि जरूरत है इस चीज की और ये टफ पड़ेगा इनको, या फिर समझाने के बाद उनके मूल्यांकन के लिए भी कि इनको कितना समझ आया, तो उस टाइम पे भी सोच लेती हूँ तुरंत कि कुछ भी करे। आइडिया तो अपने स्कूल में फ्लोर होता है, चौक है अपने पास, कुछ भी कंकड़ पत्थर, खूब सारी चीजें हैं प्रॉपर, तो उनसे हम उनको यूज में लेके और तुरंत तैयार कर लेती हूँ आइडिया, तो कि अब इन पे ऐसे काम करवा सकते हैं। मैं आपसे एक बड़ा ईमानदार सवाल और पूछना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा गत वर्षों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की किट दी जाती है, कुछ आर्ट किट दी जाती है। मुझे आपसे बिल्कुल एक ईमानदार फीडबैक ये चाहिए कि वो जो किट है वो किस हद तक बच्चों को सिखाने में मदद करती सर, हमारे सरकारी विद्यालय में तो जो किट हमारी गवर्नमेंट द्वारा दी गई, एबीएल किट, कला किट, ये किट सबसे अच्छी ऐड ही यही है। इनके द्वारा हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, एक एक चीज जो उनमें है, जैसे उससे शेप का, कलर का, उनका जो उनकी विशेषताएं क्या है, विशेषण क्या है, नोट्स, करेंसी नोट्स भी हाँ सब कुछ है सर। ताकि बच्चों को जोड़ घटा सिखाई जाए। एक चीज से कई चीजें बता सकते हैं हम एक आइटम से। ओके, तो आपका कहना है कि वो जो किट्स है वो आपकी पढ़ाने की पद्धति को काफी मदद करती हैं। बिल्कुल। और आपको कई बार ऐसा लगता है कि इस किट में अगर ये सामान और मैं डाल देती, जैसे कि ये तो है, हाँ, क्योंकि हर एक आदमी के, देखिए एबीएल किट कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने सोच दिया तो वो फाइनल है, जी जी। उसमें बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में कभी आया है कि अरे इसमें ये 4 चीजें और रख सकते थे जिसका ज्यादा खर्चा भी नहीं? हाँ सर, मुझे कई बार लगता है कि इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट, उसको समझाने के लिए या उसके लिए हमें और कुछ उसमें रखना चाहिए मटेरियल। तो मैं, जो हमारे आरईआई पार्टनर हैं, जो हमारे जीसीसी पार्टनर हैं, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये फीडबैक पे काम करिए, क्योंकि एक बड़े हमारे अच्छे टीचर हैं जो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं और मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। भूपेंद्र जी हैं एक, सागर जी, तो वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि सर इंग्लिश का कुछ करिए, सर इंग्लिश का कुछ करिए, वो मुझे हमेशा मैसेज करते हैं। और मैंने उनको यही कहा है कि
पहली फुर्सत मिलते ही मैं जरूर कुछ करूँ। तो मुझे इसलिए ये क्वेश्चन याद आया कि डेफिनेटली इंग्लिश को थोड़ा सा बच्चों के अंदर पॉपुलर करने के लिए और इसको ये बताने के लिए कि इंग्लिश हमारे जीवन में रुकावट नहीं बने, क्योंकि अफ्टर एक लैंग्वेज ही तो है जो सीखते हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में एक और जो अध्यापक हैं दिनकर विजयवर्गीय जी, मैं उनसे भी उनके एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा कि जो ये हमारा टीचर इनोवेशन क्लब है, जो हमारा ये शिक्षक सितारे है, बहुत सारे लोगों का ये सोच होगा कि अरे भाई ये कुछ लोग हैं इनको वीडियो बनाने के शौक हैं और वो हमारे क्रिटिकल ज्यादा हो जाते हैं बजाय कि वो हमें समझ के काम करें। तो आप इन चीजों का क्या क्या मानते हैं? अब आपको कितना सही लगता है कि इस चीज को कितना प्रमोट हमें करना चाहिए? सभी को सादर वंदन। सर मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो विद्यालय का समय है वो लगभग 5.5 से 5.5 घंटे और या 6 घंटे होता है, जैसे गर्मियों में 5.5 घंटे या सर्दियों में 6। तो एक वीडियो बनाने में लगभग 4 या 5 मिनट अधिकतम लगते हैं, और अगर हम उस पर तैयारी भी करें तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेंगे। तो बहुत सारे ये मानते हैं कि आप तो केवल वीडियो बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम विद्यालय में बहुत समय तक रुकते हैं, और ऐसा जो भी शिक्षक करते हैं वो घर से प्लानिंग करके आते हैं, तो विद्यालय में वो ज्यादा समय खर्च नहीं करते। एक वीडियो बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का समय लगता है, और एक 10-15 मिनट के समय के वीडियो से अगर हम अपनी बात जो हमने किया है वीडियो के माध्यम से दिखाने का अन्य टीचर्स को या अन्य जगह कि हम ये कर रहे हैं, या क्योंकि हम भी तो दूसरों का देख रहे हैं, तो आदान प्रदान जरूरी है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम व्यर्थ कर रहे हैं या हम बच्चों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर ऐसा करते हैं तो एक दूसरे के नवाचारों से हो सकता है कि मेरे पास कोई दिमाग में आइडिया नहीं हो तो वो दूसरे का देखने से आ सकता है, और वो मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। तो जो राजस्थान शिक्षक सितारे कार्यक्रम शुरू किया गया, ये बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए सभी शिक्षक प्रयास कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी का अगर वो अच्छा ध्यान रखें तो आसानी से वो दूसरे शिक्षक को भी जो उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर समझ में आएगा। तो हम एक दूसरे का वीडियो देखते हुए अपने विद्यालय में लागू करेंगे तो हमारे बच्चे और अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगा, विजयवर्गीय जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही टू द पॉइंट एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। इन्होंने ये कहा कि एक वीडियो बनाने में 5 मिनट लगते हैं, तैयारी करी तो 25 मिनट लगते हैं। तो ये उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जिन लोगों को ये लगता है कि वीडियो बनाने का मतलब है कि आप पीरियड नहीं लेना चाहते हो, मजा मस्ती करना चाहते हो, तो आपने उठा के बच्चों को वीडियो शूट करना सिखाना शुरू कर दिया। ये भी एक स्मार्टनेस है, ऐसा मत सोचिए। हर तरह की चीज में स्किल होता है, स्किल के बिना कुछ नहीं होता दुनिया में। कितने लोग हैं, मैं तो देखता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, बुरा मत मानिएगा, मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, उनकी उम्र अच्छी खासी है, 40, 45, 50, 55, और वो अपना फोन हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आज एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा 7, 8, 10 साल की एज में, 15 साल की एज में, उसको सिखाने पे वो चीजों को हैंडल करना सीख जाता है। हम उसे मोबाइल परमानेंट थोड़ी पकड़ा रहे हैं, हम उसे एक चीज सिखा रहे हैं, एक स्मार्टनेस सिखा रहे हैं। तो कृपया करके जो ये 340% का इंक्रीज हुआ है कुछ जगहों पे, लेकिन अभी भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, और शायद उन लोगों को, या फिर ये मैं क्या कहूं कि नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, ये बोलूं क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पाली में देख रहा हूं, मैं पाली के जेडी साहब को एक अच्छा जेडी मानता हूं ये बात कहते हुए, 26 टीचर ने 66 वीडियो आज तक बनाए, जबकि पाली के अंदर सांचौर नया जिला बन के आ गया है, पहले से जालोर इतना बड़ा जिला है, तो क्या हुआ? इसी तरह से मैं सीकर, इतना बड़ा जिला, 20, मतलब आप देखिए 20 टीचर ने 51 वीडियो केवल दिए। तो इन सब चीजों से ये पता चल रहा है कि कुछ ज्यादा समझदारी या दुनियादारी भी किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए कृपया करके अपने अच्छे पढ़ाने के तरीके को दुनिया के साथ शेयर करिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और ये अवश्य एक बहुत बड़ी एक रिपोजिटरी बन जाएगी। और मैं आज ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे कुछ कंसल्टेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि हमारे समय में तो एक किताब आया करती थी 101 मैजिक ट्रिक्स, और मेरे साथ वाली जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको ध्यान होगा कि एक ऐसी बुक आया करती थी 101 मैजिक ट्रिक्स। उसमें हर पन्ने पे एक ट्रिक बताया करते थे, उसमें फोटो लगी होती थी कि ये ट्रिक कैसे करनी है, उसका तरीका बताया होता था, और वो बड़ी एक्साइटिंग लगती थी पढ़ने में हमें। और ये हम तब पढ़ते थे जब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हुआ करते थे। और आज भी कुछ ट्रिक्स उसकी याद है कि अंडे को
चमकता हुआ सिल्वर का एग कैसे बनाना है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं बातें, जो याद है इसलिए याद है क्योंकि उस किताब में बताने का तरीका बहुत अच्छा था। तो क्या हम एक ऐसी किताब टीआईसी के बैनर के नीचे निकाल सकते हैं कि अगर आपको इस क्लास में ये पढ़ाना है तो ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या हम ऐसे इस पे काम करें? क्या हम हमारे सारे टीआईसी के 140 टीचर्स को ये काम दे दें कि वो एक एक टेक्निक बना दें, ताकि हम 140 पन्नों की एक किताब तुरंत तैयार कर दें और वो एक हमारी वो बन जाए। हम उसका एक पीडीएफ भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कागज खराब करें, और हम चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं, वो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और आई थिंक हमारे आरईआई पार्टनर विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर और दे विल बी अ पार्टी टू दिस। लेकिन कम से कम कोई चीज निकल के बाहर आएगी तो अच्छा लगेगा। और इसी तरह से हम हमारे जो टीआईसी टीचर्स हैं, मैं चाहूंगा कि हम उनका एक बड़ा सेमिनार रखें। कम से कम हम उनको 2 दिन के लिए कहीं एक्सपोजर विजिट पे लेके जाएं, जहां पर उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। हम किसी बहुत बड़े स्पीकर को बुलाएं, किसी बड़ी सेलिब्रिटी से नहीं तो कम से कम एक राजस्थान लेवल के किसी सेलिब्रिटी से, या बड़े थिंकर से, या बड़े स्पीकर से, या मोटिवेशनल स्पीकर से, राइटर से हम उनकी मुलाकात करवाएं और उनको ये फील कराएं कि दे आर स्पेशल। मैं तो ये टीआईसी के अगले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, सो दैट लोगों को लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले ये बताया कि तुम्हें ये मिलेगा तो तुम ये बन जाओ। ऐसा तो गलत होता। अब आपने ये किया है तो यू डिजर्व दिस, ऐसा होना चाहिए। कि 26 जनवरी पे कलेक्टर साहब को हम 3 अवार्ड भेज दें कि ये हमारे 3 इनोवेटिव टीचर हैं। आप सभी इनामों के साथ साथ हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से कृपया करके इन इनामों को भी अगर दिलवा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके कमरे में ही आप दे दीजिएगा कलेक्टर साहब, तो भी ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ शुरुआत है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। लोगों ने मेहनत करके वीडियो दिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिली, उसके बेस पे उस तरीके को स्टेट लेवल पे अडॉप्ट किया गया। ये काफी बड़ा क्राइटेरिया अपने आप में कि देखिए इनकी ये टेक्निक अच्छी थी, इनकी ये टेक्निक अच्छी थी, इनका ये लर्निंग मटेरियल अच्छा था, इनका ये लर्निंग मटेरियल अच्छा था। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे बीच में अजरुद्दीन जी हैं, हमारे बीच में मैडम हैं जिन्होंने, रेणु यादव जी हैं, और हमारे बीच में ललिता पारिक जी हैं, और अभी आपने सुना विजय वर्गीय जी को। तो ये चारों टीचर्स जो मेरे पास में बैठे हुए थे, इन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से शिक्षक सितारे एक एंजॉयबल एक्टिविटी है, टीआईसी एक रियलिटी है। अब मैं जो हमारा आज का दूसरा जो टॉपिक है, जिसपे मैं काफी पेनफुली बोल रहा था, जिसपे मैं थोड़ा कंसर्न के साथ बोल रहा था, और मैंने आप लोगों को एक सदस्य होने के नाते मेरी नाराजगी भी एक्सप्रेस कर दी बातों बातों में, स्कूल मैनेजमेंट। मेरे साथ 2 ऐसे प्रिंसिपल्स बैठे हुए जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पे बार बार इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगा कि क्यों नहीं आप लोगों की मुलाकात भी इन लोगों से कराई जाए, क्योंकि ये अपने लिमिटेड दायरे में तो जाने जाते होंगे, जयपुर में तो इनको लोग जानते होंगे, लेकिन क्यों नहीं इस वेबिनार के माध्यम से राजस्थान के बाहर के लोगों को भी पता चले। परिचय आपको दूंगा। मेरे बीच में मेरे पास बैठे हैं ओम प्रकाश वर्मा। हमारे जयपुर रूरल में आमेर एरिया में नांगल सुसावतान नाम का एक गांव है, जहां पर कि अगर आप जाएंगे तो आप 4 बार ये पूछेंगे कि ये सरकारी स्कूल है क्या। और उसका कारण है कि इन्होंने इतना ज्यादा जन सहयोग करवा दिया है कि वो एक लिमिट क्रॉस हो गई है। इन्होंने चाहे विधायक निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे सीएसआर फंड्स हो, सबका भरपूर इस्तेमाल किया। और आपको मैं बताऊं कि नांगल सुसावतान का जो हमारा महात्मा गांधी स्कूल है, उसमें 1 2 3 4 5 स्मार्ट क्लास नहीं है, 16 स्मार्ट क्लास। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हर कमरा ही स्मार्ट क्लास है। और इसके अलावा वहां पर इन्होंने पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, कोई भी एक्टिविटी अननोटिस्ड नहीं जा सकती। इसके बाद इनका जो परीक्षा परिणाम वो आसपास के प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज्यादा बेहतर है। और इनको एक बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है जब इनको बच के निकलना पड़ता है स्कूल से, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को भी ले लो, और ये ले नहीं सकते क्योंकि लिमिट क्रॉस हो चुकी है वो भी। तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रोड्यूसर के लिए जो चीजें बनाता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सेवाएं देता है, और ऐसा प्रिंसिपल जो स्कूल चलाता है, इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि लोग लाइन में खड़े हैं। तो इन्होंने ऐसा अचीव करके दिखाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप बाकी प्रिंसिपल्स को बताएं कि आपके मन में क्या रहा और आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं इस स्कूल को राजस्थान का एक बेहतर स्कूल बना। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नांगल सुसावतान का जब
साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा था तो माननीय निदेशक महोदय शरद स्वामी जी के सामने साक्षात्कार के लिए मैं उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा कि आप कोटा में कार्य कर रहे हैं, आप वापस आमेर क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा सर, ये आमेर मेरी जन्मभूमि है और मैं एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहता हूँ जो राजस्थान का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हो, जिसके हर कक्षा का डिजिटल क्लासरूम हो, हर बच्चों के पास बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर हो, हवादार कक्षा कक्ष हो। इस सपने को साकार करने के लिए जब नागा सुसावतान में मेरी नियुक्ति हुई तो उस विद्यालय की स्थिति को देख करके मैं थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन मन में संकल्प किया था और वचन दिया था निदेशक महोदय को। अपने अध्यापक साथियों के साथ मिलकर बात करी, उन्हें निवेदन किया कि हम इस नींव का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसे संस्थान को हम बनाने जा रहे हैं तो राजस्थान के मानचित्र पर एक शिलालेख के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। उन सब ने सहयोग किया और पहला सहयोग हमारे शिक्षकों के द्वारा दिया गया। सर, लगभग 3 लाख रुपए का सहयोग हमने अब तक प्रदान किया है और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब पेरेंट्स के सामने मैंने झोली फैलाई तो 2020 से लेकर आज दिनांक तक लगभग 40 लाख रुपए का सतत सहयोग हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है। बार बार प्रिंसिपल्स के द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आप अपने अभिभावकों में ऐसा विश्वास पैदा कर दीजिए अपने परीक्षा परिणाम के द्वारा, अपने पढ़ाई की तकनीक के द्वारा, अपने कार्य की कुशलता के द्वारा कि आपके लिए झोली लेकर वो खड़े होंगे, आपके लिए तैयार होंगे। सर, आपसे मैंने निवेदन पहले भी किया था कि एडमिशंस को लेकर के बड़ा क्राइसिस मेरे पास रहता है। सेकेंडरी क्लासेस में ये स्थिति आ गई पेरेंट्स के द्वारा कि सर आप एडमिशन कर लीजिए, हर बच्चे के लिए 11,000 रुपए का डोनेशन देने के लिए हम तैयार, आप एडमिशन कर लीजिए इस विद्यालय में। और मुझे बड़ी खुशी हुई है बताते हुए कि विगत सत्र में 68 विद्यार्थियों के साथ हम क्लास 10 के एग्जाम में बैठे थे और हमारे 59 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण हुए और 90% से ऊपर 7 विद्यार्थियों ने अंक अर्जित किए, जो पूरे उस उपखंड क्षेत्र में और जयपुर जिले में उनका बहुत काउंटेबल रिजल्ट रहा। एक सपना था, जब मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में काम करता था पहले 2010 में, उस विद्यालय का हर क्लासरूम डिजिटल था। तो मेरे मन में सपना था कि मैं जिन बच्चों के बीच से निकल करके आया हूँ, मैं इस विद्यालय में काम करता रहूंगा तो उन बच्चों के लिए मैं क्या करूंगा। तो राजस्थान सरकार में जब 2011 में मैंने ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक निरंतर प्रयत्नशील हूँ। संस्था प्रधान के रूप में काम करने का मौका मिला, उस सपने को मैंने दिल से जोड़ा और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि 16 क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हैं, सब में 300 Mbps की फाइबर नेट की स्पीड है और सभी कक्षा कक्षों में 4 TB के हार्ड डिस्क मिशन ज्ञान हमने स्थापित की है। ये आपका आशीर्वाद हमारे पास है और इस विचार को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी, जिनके मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर है, फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बहुत बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ा पाए। उनके लिए हमने मिशन ज्ञान के कंटेंट को, यूट्यूब से कंटेंट को और अनअकैडमी के साथ जोड़ करके ऑनलाइन क्लास 11th और सीनियर क्लास के लिए नीट का फाउंडेशन इसी साल से शुरू कर दिया है। अब वो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ करके ही अपने खाली समय में भी उसको काम को, पढ़ाई को जारी रख। और सर, मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष है कि आप स्कूल आफ्टर प्रोग्राम के बारे में जो विचार रख रहे थे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे विद्यालय में 24 घंटे लाइट की फैसिलिटी है, 24 घंटे स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटी है। कोई बच्चा अगर मेंटर उपलब्ध कराते हैं तो हम उस विद्यालय को एक ब्लॉक लेवल के अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से स्कूल में, वो भी वहां पढ़ करके अपना आगे करियर बना सकते। बहुत ही बढ़िया बात ओम प्रकाश जी ने बताई और इन्होंने एक बहुत ही और अच्छी बात बताई जो कि शायद आगे वाले समय में हम लोग चाहें तो डेवलप कर सकते हैं कि क्या हमारे कुछ सरकारी विद्यालय जो अच्छे इक्विप्ड हैं, जैसे कि इनके यहाँ 16 स्मार्ट क्लास हैं, पूरा CCTV इनके लगा हुआ है, तो इसका मतलब संभावना है कि वहाँ चोरी नहीं होंगी, सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। वहां पर स्कूल आफ्टर स्कूल एक मॉडल के रूप में लागू हो सकता है, क्योंकि ये क्लासेस अभी बच्चे अपने घरों में देख रहे हैं एंड्रॉयड फोन पर। दूसरा, हमारा वेदांतु से एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि अनअकैडमी और जो आपके बायजूस हैं और जो आपकी वेदांतु हैं, ये इक्विवेलेंट संस्थाएं मानी जाती हैं। ये कंपनियां सारी यूनिकॉर्न्स हैं, तो जिन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में बड़ा काम किया है। तो वेदांतु से हमारा MOU साइन हुआ है और उसमें वो हमें नीट और जो JEE है और जो CUET है, कॉमन एंट्रेंस जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, उसका भी मटेरियल
फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगी और शाला दर्पण की आईडी के थ्रू फ्री उपलब्ध कराएगी। तो मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने स्कूल के बच्चों को प्राथमिकता देते हुए अन्य जो वंचित बच्चे हैं उनकी क्लासेस वेदांतु के माध्यम से लगा सकते हैं और आप अपने स्कूल में इन क्लासेस को दिखाएं, तो जिससे बच्चों का काफी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम आपको फिर दोबारा इनवाइट करेंगे ये देखने के लिए कि स्कूल आफ्टर स्कूल और वेदांतु जैसी संस्था के साथ जो MOU है उसको लागू करने के लिए क्या प्रयास हुए हैं। कुल मिला के डिजिटल कंटेंट की बात हम कर रहे हैं। तो जो हमारी आज की दूसरी पर्सनैलिटी है जिनको मैंने स्कूल मैनेजमेंट के लिए बुलाया है, मैडम अन्नू चौधरी जी, वो हमारे बीच में है। हमारे यहाँ के एक महात्मा गांधी का नाम बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि माननीय बड़े बड़े लोग जो हैं जब भी आते हैं वो कहते हैं कि कौन सी संस्था देखने चले जाएं, तो वो सब इनके स्कूल में पहुंच जाते हैं। तो ये महात्मा गांधी स्कूल हमारे जयपुर का भी वन ऑफ द बेस्ट है, स्टेट का भी वन ऑफ द बेस्ट है, और इन्होंने डिजिटल के मामले में ही सबसे ज्यादा काम किया है, क्योंकि बाकी चीजें सब लोग सोच लेते हैं, कमरे को अच्छा करना, बेंच लगाना, टीचर की मैनेजमेंट, लेकिन कहाँ जाके व्यक्ति फेल होते हैं कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करूं, हालांकि नांगा सुसावतार ने भी टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा जो शायद ओम प्रकाश जी भी फॉलो करना चाहेंगे इनको सुन के। अगेन महात्मा गांधी स्कूल की बात हो रही है, बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ QR कोड के माध्यम से एडमिशन होते हैं, सरकारी स्कूल है तो उन्होंने QR कोड बनाया, लोग उसको स्कैन कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म आ जाता है, उसको भर सकते हैं। दूसरा, ये अपनी हर एक्टिविटी को डिजिटाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। और वैसे तो शाला दर्पण अपने आप में एक डिजिटाइजेशन का भंडार है। जो भी स्कूल शाला दर्पण को बोझ नहीं समझते या उसको एक अच्छी तौर से देखते हैं, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि शाला दर्पण में इतनी डिटेल्स हैं कि कभी गलती नहीं हो सकती हमसे। और तीसरा, ये इन्होंने एक ई-पत्रिका भी बनाते हैं, ये हर 3-4 महीने में एक ई-पत्रिका जारी करते हैं, और मुझे एक कार्यक्रम में इनकी ई-पत्रिका देखने का मौका मिला था। यानी कि प्रिंसिपल द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट करना कि सारी टेक्स्ट बुक एक तरफ रह गई, वर्क बुक एक तरफ रह गई, क्रिएटिविटी से बच्चों से और टीचर से चीज निकलवा के एक ई-पत्रिका निकाल के उसको लॉन्च करना। वरना हर आदमी ये सोचता है छोड़ो जी, टेक्स्ट बुक खत्म नहीं हो रही है, वर्क बुक खत्म नहीं हो रही है, ये काम कौन करे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाले लोगों के बारे में मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि ये आप में से हैं और काम कर रहे हैं। हम तो केवल इनको पहचान के आप तक दिलवाने का प्रयास करते हैं कि चीजें इतनी इम्पॉसिबल भी नहीं है कि भाई हम ये सोचें कि नहीं नहीं ये तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। अब मुझे याद है 100 मीटर की दौड़ जब ओलंपिक में होती थी तो पहले 11 सेकंड का रिकॉर्ड था, फिर 10 सेकंड समथिंग का रिकॉर्ड हुआ, फिर बीच में 9 पॉइंट समथिंग का रिकॉर्ड हुआ, और कोई ना कोई उसको भी तोड़ेगा। तो आदमी अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहा है, फिजिकली भी कर रहा है और डिजिटली भी कर रहा है और मेंटली और इंटेलेक्चुअली भी कर रहा है, क्योंकि नई नई खोज तभी होती है जब आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को ग्रो करते हैं। इन द सेम वे हमारे टीचर्स ने भी हर लिमिट को क्रॉस किया है, टेक्नोलॉजी को समझा है, और आने वाला समय आप जानते ही हैं, आज से 3 साल बाद AI और टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको फिर बहुत दिक्कतें होंगी। इसीलिए अभी से हम टेक्नोलॉजी के साथ चलें। तो मैं मैडम अन्नू चौधरी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल में किन चीजों को मेन उद्देश्य बना रखा है कि एक मेरा जो स्कूल है वो आइडियल रहना चाहिए। जब जयपुर सिटी के अंदर कोई स्कूल है तो हर आदमी की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, तो किस तरह की बातें आपके सामने हैं? नमस्कार सर। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सर कि बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट स्कूल इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट 2019 में। और जब ये स्कीम आई थी तो ये सबसे अच्छी लगा कि बिकॉज एक जो हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और वो चीज एक सरकार ने हमारे को मुहैया कराई, तो उसके लिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि जो मेरी टीम है सर, बिकॉज द टीम इज रियली गुड। और मैं सब प्रिंसिपल से ये कहना चाहती हूँ कि हमें पूरी टीम की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 to 6 अगर टीम मेंबर्स भी हमारे पास हैं, वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। और उसके लिए सर सबसे पहले तो जैसे कि बात है कि जब गए थे हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम करना, दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बिकॉज 1st to 8th क्लास। और उसके लिए बच्चों को जैसे कि हमने अभी डिस्कशन भी करा है कि मात्रा का भी ज्ञान होना, और उसके लिए इतना चैलेंज था कि मेरी टीम मेंबर्स मैंने विजन रख दिया था। और सर मैं ये कहती हूँ कि विजन से मेरा नहीं था, आई यूज्ड टू टेल माय विजन टू ऑल द टीचर्स कि मेरा ये विजन है, आपका भी ये विजन होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो उन्होंने आज मेरी ड्रीम को पूरा करा। और हर साल जैसे कि इनको नोट बनाना कि ये आप लिख के लाओ कि हमें सुबह क्या करना है। सिमिलरली जैसे मैं रात को अगर लिखती हूँ कि मुझे सुबह जाके टीचर्स को क्या क्या काम देना है, दैट वे अगर हम थोड़ा ऑर्गेनाइज होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करना शुरू करा।
और सबसे पहले बिकॉज इंग्लिश, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी करा था कि एवरीवन नोज इंग्लिश बट वी आर हेजिटेंट अबाउट इट, वी कांट स्पीक प्रॉपरली। तो उसके लिए मैंने माहौल क्रिएट करने के लिए आई स्टार्टेड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय टेकिंग हेल्प ऑफ अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूशन। जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उनके लोग आए और स्कूल के अंदर उन्होंने टीचर्स को, कि उनकी हेजिटेशन दूर हो, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उसके लिए उन्होंने क्लासेस लगाए एंड इट रियली हेल्प्ड मी। तो यही है सर कि अगर हम कुछ इंग्लिश के लिए ऐसे कुछ करें ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स ओनली, जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर इज मोर देन इनफ। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर टीचर्स को हम भेज देते हैं तो सर पीछे क्लासेस सफर होती हैं, और उसके लिए आफ्टर स्कूल दैट इज वेरी बेस्ट थिंग अबाउट माई टीचर्स कि वो रुके, और उन्होंने, बिकॉज उनके अंदर भी पैशन था कि, और मैं यही कहती थी कि आप लोग हिस्ट्री बनाएंगे स्कूल को, आप खुद एक पार्ट होंगे हिस्ट्री का। आई ऑलवेज टू मोटिवेट देम कि आपको कोई चांस मिला है, इसको अपने आप को निखारें और बच्चों के अंदर भी ये लाएं। और सिमिलरली उसके बाद टीचर्स में कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद बच्चों के लिए माहौल क्रिएट करा। फॉर दैट रीजन मैंने अजीम प्रेमजी वालों को, जो भी टीम आती थी, उनको बोल दिया कि इनको ऐसे कुछ छोटे छोटे सेंटेंस सिखा दीजिए जिससे कि वो पेरेंट्स को भी बोल सकें, बच्चों को बोल सकें, और कोई भी स्टेक होल्डर आ रहा है कि उनको छोटी छोटी बातें जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास भी सर वही बच्चे आते हैं जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, आई कैन से इकोनॉमिकली थोड़े वीक होते हैं, और जब उनको जब पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि उनका बच्चा इस लेवल से ऊपर जा रहा है, दे फील नाइस। तो ये चीज हमने क्रिएट करी। उसके बाद क्लासरूम के अंदर, जैसे कि मैडम ने बताया, उन्होंने ग्रुपिंग करी। मैंने पूरी रोज, जैसे लाइक वी हैव 3 रोज 4 रोज 5 रोज, उसका मॉनिटर बना दिया कि ये बच्चा मॉनिटर होगा और वो उनको इंग्लिश सिखाएगा। और इंग्लिश सिखाने के लिए अगर उसको नहीं आता है, ही और शी कैन टेक हेल्प ऑफ द टीचर और द क्लास टीचर। उसके बाद सर, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बिहाइंड। हम लोगों ने सोचा कि, एंड एक चीज और कहना चाहूंगी, ऑल द प्रिंसिपल्स जस्ट टेक द एडवाइस फ्रॉम एनीबडी whosoever is there in your school, जैसे पेरेंट्स भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, इवन 3rd grade 2nd grade एंड 1st grade। काइंडली डोंट गो ऑन थर्ड कि हम तो 1st grade हैं, 2nd grade, बिकॉज माई 2nd 3rd grade टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके इतने इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, और जो भी लाते हैं इनोवेशंस, जस्ट टेक इट बिकॉज दे आर डूइंग गुड फॉर योर चिल्ड्रन। और हमने ये बोल दिया कि जो आप बच्चों को देंगे बिकॉज आपने सोसाइटी से लिया है, जस्ट गिव इट बैक टू देम। और उसके लिए मैंने बच्चों के अंदर भी माहौल क्रिएट करा। कुछ टीचर ने पेनल्टी रख दी। पेनल्टी मीन्स कि कॉपी यहाँ से यहाँ ले जाओगे, दैट इज अ पेनल्टी बिकॉज यू स्पोक इन हिंदी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई फाइनेंशियल रखा। देन फिर हमने इनोवेशन में मैगजीन, जैसे सर आपने बताया, एवरी ईयर वी टेक आउट अ मैगजीन, स्कूल मैगजीन विच इज नेम्ड बाय फिनिक्स, सोरिंग हाई, मतलब नो लुकिंग बिहाइंड, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना टाइम में सर जैसे कि बताया कि हमने ई मैगजीन बनाई थी, और ई मैगजीन वाज अगेन दैट वाज अनफोल्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर, देन एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन सर ये है कि टीचर्स भी, उनको पूरा पैशन है, वो भी काम करते हैं। वी आर ओवरबर्डन बिकॉज टीचर्स आर नॉट इन रेशियो विद द स्टूडेंट, बट स्टिल जैसे कि बताया कि हमारे पास जो है उसी से हमें करना है। तो जैसे आपने मिशन स्टार्ट का चालू हो गया है, अपना यूट्यूब पे हैं, चैनल्स हैं, एंड वी मेक अ वीडियोज ऑल्सो, उससे भी बच्चों को फायदा होता है। इसके बाद हमारे को बच्चों को कंपटीशन फ्रेंडली बनाना था, बिकॉज हमने देखा था कि बच्चे राजस्थान के, हम कहीं भी कंपटीशन में फाइट करने जाते हैं, ड्यूरिंग इंटरव्यू वी जस्ट लैक द कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंग्लिश सबसे बड़ा बिकॉज ये है कि इंग्लिश हमें नहीं आती, या द पर्सनैलिटी प्रॉब्लम इज देयर, हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने हर कंपटीशन में, कई बार लगता था टीचर्स भी बोलते थे, मैडम जो भी कंपटीशन आता है उसमें आप बच्चों को पार्ट करवाती है। तो मैंने कहा इससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो हर बच्चे को कंपटीशन के लिए करा, और उसके साथ ये हुआ कि सर कि बच्चों में इतना ज्यादा पैशन हो गया कि हर एग्जाम के लिए तैयार हो गए। तब मुझे बताते बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कुछ टीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, दे कम बिफोर स्कूल एंड गो आफ्टर स्कूल। उसमें बच्चों के पेरेंट्स से भी वो भी कहते हैं कि हम रिटर्न में मुझे दे देते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। एंड STSC में हमारे बच्चे लास्ट ईयर 8 students were selected, first 2 like 1st, 2nd, 4th, 7th, 15th, 17th rank holders. तो out of 28 students are from my school, और उनको मतलब अच्छा लगा तो इससे दूसरे मोटिवेट हो गए। Then Inspire Award में the toppers were from my school. It is not me sir, it is the team. जो innovative ideas होते हैं वो टीम के पास होते हैं। I am just monitoring them, I am just motivating them. और जैसे कि बताया कि बहुत सारे काम होते हैं सर, तो वो उसमें भी हमें थोड़ा देखना पड़ता है। QR कोड के लिए सर आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आई जॉइंड हैंड्स विद विद्यार्थी दर्पण।
उनको जैसे कि एक बच्चे की जैसे शाला दर्पण में तो सब कुछ है, बट उसके अंदर क्या होता है कि हम अगर एग्जाम भी ले रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, और मार्किंग एवरीथिंग इज डन ऑन दैट। तो बच्चे का एक आईडी दे के उसको सब चीज कराई जाती है। देयर इज गेम्स ऑल्सो, तो गेम्स में भी हमारे बच्चे भी नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पे खेल रहे हैं। भामाशाह की मैंने जैसे कि बता रही हूँ कि अब प्रिंसिपल्स को ये कहते हैं भामाशाह अवार्ड फंक्शन होता है, तो उस टाइम आप लिस्ट ले लीजिए वहां से। मैंने सबसे फर्स्ट काम ये किया था, लिस्ट लेकर भामा शाह को रैंडमली कॉल करके, एंड आराम से भामा शाह आए और उन्होंने मुझे हेल्प करा। सो आई गॉट 12 रूम्स कंस्ट्रक्टेड बाय देम। डीको के पास गए और सब मांगना ही है, बिकॉज फॉर द चिल्ड्रन आई एम डूइंग इट। तो ये सब चीज करने के बाद उसके बाद फिर मैंने आईटी के लिए टीचर्स को डिप्यूट कर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन अस केयान, जो बहुत ही अच्छा है। द सिलेबस इज रियली नाइस, और टीचर्स को करते हैं बिकॉज जैसे कि अभी बताए थे कि दे फील कि भी इसको लगाएंगे, टाइम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट। सो इट्स डोंट वरी, आप उसको लगा के एक रूम में छोड़ दीजिए। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम इज देयर, तो हम सारे रूम्स को नहीं कर पाते हैं। आई जस्ट हैव 1 केयान एंड 2 प्रोजेक्टर्स विद स्क्रीन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अभी मैंने बोला है भामा शाह को, दे विल बी प्रोवाइडिंग अस स्मार्ट क्लासरूम्स ऑल्सो। फिर इसी प्रकार से भामा शाह है, उन्होंने एक आरओ दिया, प्रोफेशनल आरओ। दे हैव गिवन अस solar panel. This is the first school, government school in Jaipur, which has its own solar panel. Because वापस से वही वाली प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चे, टीचर्स कितना भी बोले सर ये आदत शायद धीरे धीरे खत्म होगी। सो जब मॉर्निंग में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द राउंड कि कौन से रूम में क्या बिजली चल रही है, जस्ट स्विच इट ऑफ, और उसके बाद उनको रियलाइज हो जाता है। और यही वाली लाइब्रेरी की बात है, एफडीएम के रूम की बात है, एवरीथिंग इज देयर, बट अगेन द रूम्स आर वेरी स्मॉल, सो वी हैव टू मैनेज। इसके अलावा हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स में हैं, जैसे कि जो भी SOF ओलंपियाड इज देयर फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, इट इज देयर, उसके अंदर भी बच्चों ने अच्छी पोजीशंस ली है। देन वी हैव आवर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ कि अगर कोई प्रिंसिपल अपने स्कूल को ऑन करे, जैसे कि एक प्राइवेट ऑनर होता है, उसको लगता है कि मेरे स्कूल का जितना ज्यादा नाम होगा, मुझे उतने ज्यादा एडमिशंस मिलेंगे, मेरा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन सरकार में हमारी ये जो भावना है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मैं मैडम को बहुत ज्यादा ये कहूंगा कि इनका जो ये काम है बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पिरेशनल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा ये यूट्यूब वेबिनार लोगों ने देखा है वो देख लें कि मैंने जिस तरह के स्कूलों की बात की कि मैं 4 स्कूल देख के आया और मेरा क्या इंप्रेशन बन रहा है। क्योंकि केवल एक ही फर्क है, अगर प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल रूम में उस कुर्सी के साथ चिपक गया तो कोई उठा नहीं सकता। और आपका काम कुर्सी से साथ चिपक के बैठना नहीं था, ना है, ना होगा। आपका काम है लगातार घूमते रहना, लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करना। और एक इफेक्टिव प्रिंसिपल तभी बन सकते हैं जब आपका होल्ड होगा। आप एक कमरे में बैठ के लोगों के लिए वो हो सकते हैं, हमारी प्रिंसिपल साहब बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो हमें टोकते नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सही लैंग्वेज है या सही वर्ड है कि नहीं है कि हमारे प्रिंसिपल साहब हमें कुछ नहीं कहते इसलिए बहुत अच्छे हैं, या हमारे प्रिंसिपल साहब हमें साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और सबको सफलता का एहसास हो रहा है, वो अच्छे हैं। वो देखना पड़ेगा कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के इंसान हैं। और जब मुझे 2 प्रिंसिपल ने ये कहा इन 4 में से, सर मैंने पिछले 6 महीने में मेरा ट्रांसफर कराया है, पिछले 1 साल में मैंने मेरा ट्रांसफर कराया है, और सर प्लीज सर मेरे बच्चे छोटे हैं या ऐसा है वैसा है, इससे साफ पता लग जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, आपने अपना ट्रांसफर अपने पर्सनल काम के लिए कराया है। कोई बात नहीं, पर्सनल काम भी हो सकते हैं, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, बट अब कम से कम इसको डिजर्व तो करिए। आपकी एक बार मदद हो गई है, आप आ गए हैं, ओके। अब आप अपना काम करके ऐसा करिए कि हमें ये लगे नहीं यार इनको नहीं हटा सकते क्योंकि इनकी वजह से ये स्कूल चल रहा है। और ऐसा बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने साबित किया है। मेरे 2 तो मेरे सामने बैठे हैं कि अगर कभी कोई हटे तो वो सेक्रेटरी और डायरेक्टर ही ये कह देंगे सर सोच लीजिए, इनके बिना नहीं चलेगा इतना। ये मैं आपको बिल्कुल एकदम साफ तौर पे कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ कि अपनी हस्ती हमें ऐसी बनानी चाहिए कि आपको हटाते समय इंसान को ये लगे कि इनके हटाने के बाद यह स्थिति कैसी हो जाएगी, जरा इमेजिन करिए। अपने आप को वो बनाना पड़ेगा और प्रिंसिपल वो होना चाहिए। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्शन है कि लीडरशिप की जो उम्मीद हम प्रिंसिपल से करते हैं वो हमें कम मिल रही है और उसमें इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना कोई इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, जो सामने चीज आती है उसको उतना करना ही अपना धर्म समझते हैं। कई टीचर्स कई प्रिंसिपल्स को तो ये भी पता नहीं था, मुझे हैरानी है, इसी इंस्पेक्शंस के दौरान मैंने देखा कि कौन से दिन कौन सी क्लास के असेसमेंट। मतलब मैं हैरान हुआ कि अरे वो पूछना जरा मैडम से कब के हैं। मतलब ये इतनी इतनी ब्लिसफुल इग्नोरेंस मत करिए, ये तो बहुत ही बुरी लगती है।
स्मार्ट क्लास कहाँ है आपका मैडम? हाँ सर, मैं दिखाती हूँ आपको। स्मार्ट क्लास में देख रहा हूँ मैडम, इसके ऊपर शेड्यूल नहीं चिपका हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि पिछले फ्राइडे को अगले वीक का चिपकाइए। आपको लग रहा है कि आज वो काम का है कि नहीं? अब आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि मैंने वो क्यों चिपकवाया है? क्योंकि इससे टीचर भी सीरियस होगा, बच्चे भी सीरियस होंगे और एक सिस्टम बनेगा। अगर मैं ये कह देता ना अपने टीवी का इस्तेमाल करिए, फिर हमें पता है कैसे इस्तेमाल होता है। बट जब आप शेड्यूल चिपकाते हैं, आप एक कमिटमेंट कर देते हैं खुद के साथ, और जब आप एक कमिटमेंट करते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। अगर डॉक्टर ये कह दे ये लो दवाई का डब्बा, खा लेना जब मन करे कोई भी दवाई, तो आप ना तो ठीक होंगे और ना ही कोई खाएगा। तो क्यों वो एक शेड्यूल बनाता है, ये सुबह खाना, ये सुबह और शाम खाना, ये दोपहर में खाना, और ये पानी, ये खाली पेट लेना। तो हमें पता है ये कहेगा तो हम इसको फॉलो कर लेंगे। तो वो सेम चीज अपने ऊपर लागू होती है। जब हम स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे कोई चीज लागू कर देते हैं तो वो लागू हो जाएगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल है। लेकिन आप पता नहीं इसी से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 65,000 स्कूल लीडरशिप के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे जिस तरह से बढ़ सकते। तो अरुण जी, मैंने काफी समय ले लिया, आज हमारा थोड़ा एपिसोड भी लंबा चला गया है, लेकिन नाउ ओवर टू यू सो दैट आप इसको कंक्लूड कर सकें। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज का जो है एपिसोड बहुत ही सार्थक रहा है। जो मैसेज हमें देना चाहिए था वो पहुंचा है, और हमारे जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया था वो वाकई ऐसे थे जिनको देख करके बाकी लोगों को प्रेरणा है वो मिलेगी मिलेगी। दुष्यंत के शेर के साथ में मैं इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी को मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है, और बाकी सभी जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, श्रोता है वो सुन रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि अब ये आसमां को बोलना पड़ेगा कि आसमां में कितने छेद होंगे अब, आसमां में कितने छेद होंगे अब, प्रयासों के पत्थर उछाले जाएंगे अब। तो ये सब उम्मीद करते हुए आप सब लोगों से विदा लेते हुए, और सर को और बाकी सभी आमंत्रित जो मेरे गेस्ट हैं उनको और आप सबको है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो हमसे अपेक्षा की गई है वही नहीं, हमारा दायित्व भी है वो हम लोग पूरा करेंगे। और राजस्थान है, जैसा कि मैं आज डिस्कस कर रहा था कि सर बाकी जगह स्टेट राजस्थान का नाम बहुत ऊपर है। जब हम तुलना करते हैं स्ट्रक्चर की मध्य प्रदेश के साथ में, तो राजस्थान को कहीं बहुत सारी चीजें हमारे पास में अतिरिक्त है। तो हमें उसको गर्व तो करना है लेकिन बनाए रखना है। तो मैं सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा और आपसे इस कार्यक्रम को अंदाज तक पहुंचाने की इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया सर।